कर देते हैं और रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई। तो कल भी हमने इस टॉपिक को, पहला तो कल हमने टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक मैं उसे कहूंगा, इसलिए दो शायद आप लोगों का उसमें इंटरेस्ट इतना ज्यादा ना हो मोहसिन, लेकिन वो टॉपिक इसलिए इम्पोर्टेंट मैं समझता हूँ कि वो हमारी एजुकेशन सिस्टम की एक मिसिंग लिंक है। मिसिंग लिंक ये है कि हम, अगर हम इंजीनियर भी बन रहे हैं या कंप्यूटर साइंस से, सॉफ्टवेयर से, जिससे भी हमारा तल्लुक है, बड़े कम लोग हैं कि उस फील्ड में वो सोच के आए हैं। ज्यादातर या तो भाई क्यों डॉक्टर, मिसाल के तौर पे क्यों डॉक्टर बन रहे हो, क्यों इंजीनियर बन रहे हो, भाई इसलिए बन रहा हूँ, मेरे वालिदैन का शौक था। भाई वो तो वालिदैन का शौक था, तुम्हारा शौक क्या है? इसका मतलब कि हम किसी भी सूरत कैरियर के ऊपर बात नहीं करना चाहते, हमारा स्टूडेंट नहीं करना चाहता। मतलब कई दफा हमारे पास, वैसे कल मैंने बताया कि स्टूडेंट आते हैं कि जी मेरा, मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, बल्कि एक स्टूडेंट से मैं मिला जो कि मैकेट्रॉनिक्स कर रहा है। तो मैंने उससे पूछा क्यों मैकेट्रॉनिक्स, तो वो कहता है जी मेरे दोस्त वहां गए थे तो फिर मैंने कहा मैं भी वही कर लेता हूँ। अब ये कोई लॉजिकल जवाब नहीं है कि जी क्यों मैं ये कर रहा हूँ क्योंकि मेरा दोस्त कर रहा है। एक और ने यहाँ मैकेनिकल में एडमिशन ले रहा था, तो मेरे पास आया कि जी आप थोड़ा सा मशवरा दे दें। तो मैंने कहा क्या करना चाहते हो जी? मैकेनिक। क्यों? क्यों, मेरा मामू मैकेनिकल इंजीनियर है। भाई आपका मामू तो नालायक था कि उसको मैकेनिकल इंजीनियरिंग मिली, क्योंकि उस वक्त जब आपके मामू का टाइम था तो उस वक्त इस यूईटी पूरे केपी में एक ही यूनिवर्सिटी थी, यूनिवर्सिटी इंजीनियरिंग, और वो यूईटी पिशावर थी। और उसमें सिर्फ 5 टेक्नोलॉजी थी, तो दो का मैं बीच में से निकाल देता हूँ, एग्रीकल्चर, माइनिंग। तो बाकी रह जाता है इलेक्ट्रिकल, सिविल और मैकेनिकल। तो मैकेनिकल का इन तीनों में मेरिट सबसे कम था। तो आपके मार्क्स कम आएंगे तो लाइन तो पे आप मैकेनिकल में ही जाएंगे, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है कि मैकेनिकल आपके मामू ने किया तो आप भी करें। अगर आप उसे कोई बेहतर ऑप्शन मिल रहा है तो व्हाई नॉट। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे या तो बस वालिद साहब ने ये कह दिया या वालदा ने कह दिया कि जी बस तुमने ये करना है तो बस करना है, या मामू वो कर रहा है या दोस्त वो कर रहे हैं तो फिर मैंने भी ये कर लिया। नहीं, ये वाली बात काबिल कबूल नहीं है। नंबर वन, इसलिए भी काबिल कबूल नहीं है कि इसमें रिटर्न का कोई पाथ नहीं है। जैसे मैंने कल एग्जांपल दी कि मिसाल के तौर पे मैं चाहूं कि जी मैं आप बैरिस्टर बनना चाहता हूं, तो मुझे हर कोई कहेगा नहीं जी आप बैरिस्टर नहीं बन सकते, बस वो टाइम गुजर गया। या मैं डॉक्टर, मेडिकल डॉक्टर बनना चाहता हूं, नहीं आप नहीं बन सकते। नहीं जी मैं बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटर बनना चाहता हूं, नहीं जी आप नहीं बन सकते। एंड दैट्स ट्रू। तो इसलिए यू नीड टू चूज योर एरिया, प्रोफेशन वेरी केयरफुली। फिर जब हम कैरियर को ले भी लेते हैं तो हमें ये नहीं पता होता कि इस कैरियर के लिए मुझ में कौन सी खसूसियात होनी चाहिए ताकि मैं आगे कामयाब हो सकूं। किसी को भी नहीं पता होता। इवन फर्दर हमने ये भी देखा कि एक फील्ड में भी मल्टीपल सब फील्ड्स होती हैं, उनमें से मैं कौन से के ऊपर ज्यादा स्ट्रेस करूं, नहीं पता होता। बस 4 साल किसी तरीके से इधर उधर गुजर जाती हैं और उसके बाद फिर एक, हमने अपने माशरे में पहले से ही एक हवा बना ली होती है जी, सिस्टम तबाह दे, नौकरियां नहीं रिश्ता, और इस किस्म की बातें करके हम अपने आप को धोखा देते हैं और अपने दूसरों को बात करने से रोकते हैं कि जी देखो ना मेरा तो कोई कसूर नहीं है, कसूर तो जो है वो सिस्टम का है वगैरह वगैरह। लेकिन अगर उसी बंदे को कह दो कि जी तुम जाके फॉर एग्जाम्पल, चलो यहाँ तो सिस्टम खराब है नहीं, यूएई में तो सिस्टम अच्छा है, कतर में तो सिस्टम अच्छा है, सऊदीया में तो सिस्टम अच्छा है, वहां जाके हासिल कर लो अपने लिए जॉब। तो कहता है ना वहां भी नहीं मुझे मिलती। इसका मतलब है कि फिर तो मसला तो तुम में है। तो हमने कल की क्लास में ये चीज ढूंढने की कोशिश की कि अगर मैं जो भी बनना चाहता हूं, मिसाल के तौर पे आई वांट टू बिकम ए नेटवर्क इंजीनियर। इवन कल हमने देखा कि फॉर एग्जांपल हमने यूएई में चेक किया कि कितनी जॉब्स पेनिट्रेशन टेस्टर्स की मौजूद हैं जो इस वक्त वैलिड हैं, जिनके लिए जॉब पोर्टल पे जॉब के वो मौजूद हैं एक साइट पे, एंड देयर वर मोर देन 200 प्लस।
मतलब नौकरियां तो हैं, तो फिर मुझे क्यों नहीं मिल रही? तो हमने कहा जी हमारे पास वो स्किल्स नहीं है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज को टैकल करने का तरीकाकार नहीं है, इसलिए हमें नहीं मिल रही। तो हमने, अब फिर क्वेश्चन ये था, क्या स्किल्स हैं या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जो मुझ पे आ सकती हैं, मे बी एज एन अटैकर और एज ए डिफेंडर और वट एवर। तो हमने देखा कि जी ये, कल की क्लास में हमने ये देखा कि मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको ये दिखाऊं, वर्ड, जी ये मैंने कल आपके साथ शेयर किया, और आखिर में सबके इस चीज पे हम एग्री हुए। जी, हम इस बात पे एग्री हुए कि ये आखिरी फॉर्म हम अपने लिए फिल करेंगे, जिसमें हम क्या करेंगे, जो जॉब का टाइटल है वो अब आपकी मर्जी है, वेदर यू वांट टू बिकम ए एथिकल हैकर, पेन टेस्टर, एप्लीकेशन सिक्योरिटी एनालिस्ट। अब इसका मतलब है कि पहली वाली जॉब को अगर आप देख रहे हैं तो दिस इज एन अटैकर जॉब, और अगर आप दूसरी वाले को देख रहे हैं तो दिस इज डिफेंडर जॉब। यानी ये ऑफेंस में है, ये डिफेंस में है। तो इसमें हमने देखना है कि किस कंपनी में किस किस्म की जॉब, वेदर इट इज एंट्री लेवल और मिड लेवल और सीनियर लेवल, किस लोकेशन पे और कहां से हमें ये जॉब हमने हासिल की। लेकिन इसमें हमारी इंफॉर्मेशन कम है, हम इस जॉब को फिर इस टाइटल के साथ, इसके साथ कंबाइन करेंगे कि जनाब इस जॉब जो नंबर 1 जॉब थी, इसकी ड्यूटीज क्या है। फिर हम देखेंगे कि इसमें जो स्किल्स रिक्वायर्ड है वो क्या है, क्या कोई एक्सपीरियंस भी रिक्वायर्ड है, और कोई इसके लिए उन्होंने कोई ट्रेनिंग या सर्टिफिकेशन की कंडीशन तो नहीं रखी हुई। तो हमने कल ये देखा कि कई इवन पाकिस्तान से बाहर, हमने पिशावर में भी देखा, इस्लामाबाद में भी, लाहौर में भी, कराची में भी, और यूएई में भी, हम और जगह पे भी देख सकते हैं। तो हमने चेक किया कि डिग्री से ज्यादा डिग्री से ज्यादा सर्टिफिकेशन पे और स्किल्स पे स्ट्रेस है। बट डिग्री में तो इस तरह का भी हमें कहा जाता है कि जी बीएस इन इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग, इन सॉरी इंजीनियरिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यानी वैट। बाद में तो डिग्री की बात ही नहीं की, बाद ने कहा डिग्री स्लैश डिप्लोमा, लेकिन स्किल्स पे नो कॉम्प्रोमाइज। तो इसका मतलब है कि हमने ये कहा कि जी हमें अगर स्किल्स पता चल जाएं और अपनी ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज पता चल जाएं, तो हम अपने आप को उस जॉब के लिए तैयार कर सकते हैं। अब सिर्फ ये काफी है? नहीं, ये काफी नहीं है। हमने कहा हम एक तीसरा टेबल बनाएंगे, और ये जैसे ये नंबर 1 टेबल 2 के साथ कनेक्टेड है, 2 टेबल जो है 3 के साथ कनेक्टेड होगा। और 3 में हम ये देखेंगे कि ड्यूटीज आर स्किल्स, और हम उसके लिए एक स्केड्यूल डिजाइन करेंगे अपनी मर्जी से। अब अपनी मर्जी से मुराद ये है कि अगर कोई लेट करो सेकंड थर्ड सेमेस्टर का स्टूडेंट है तो वो लंबा टाइम दे दे, खैर है। लेकिन अगर कोई 7 सेमेस्टर का स्टूडेंट है, 8 सेमेस्टर का स्टूडेंट है, तो वो फिर शॉर्ट टाइम रखे कि जी 1 महीने में मैं ये स्किल हासिल करूंगा, दूसरे महीने में ये, तीसरे महीने में, तो कम से कम मेरी 8-10 स्किल्स जो है अगले बिफोर द ग्रेजुएशन तैयार होंगी। एंड देन आई विल पुट ऑल ऑफ दीज इन माय रिज्यूमे। तो हमने ये भी देखा कि रिज्यूमी कोई ऐसा, मैंने एक मजाक के तौर पे आपको एक लतीफा कहने सुनाया। कहते हैं कि जी एक हकीम साहब थे, और जो भी उसके पास पेशेंट जाता था वो उनको कहता था अस्फगोल इस्तेमाल करो। आपने नशा देखा होगा या खाया होगा अस्फगोल। तो उसका एक दोस्त हकीम साहब का एक दिन उसके पास चला गया, और उसको कहता है कि मुझे मेरे घर में चोर आते हैं। तो हकीम साहब की आदत थी हर एक को अस्फगोल के वो देना। तो उसने कहा कि अस्फगोल इस्तेमाल करो। हैं? वो बड़ा हैरान हुआ कि भाई चोर के साथ स्मोक का क्या काम है। तब उसने कुछ तो बनाना था। उसने कहा उसको भिगो के दीवारों पे लगा दो, जब वो हाथ डालेगा तो स्लिपरी होगा, वो गिर जाएगा और दुख जाएगा, तुम्हारी जान छूट जाएगी। तो इसका मतलब है कि स्मोक हर चीज की बीमारी का उसने इलाज बना लिया। इस तरह आप लोग भी अपना रिज्यूमी बना के उसको हर हर जॉब के लिए उसी को यूज करते हो। एक रिज्यूमी मिसाल तौर पर आपने चौथे सेमेस्टर में बना लिया,
अब जो जो जॉब है, चाहे वो ऑफेंस की है कि डिफेंस की है कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की है, नहीं जो भी है, हमने हर एक को इसबगोल देना है। हर जगह इसबगोल नहीं चलेगा। इसीलिए तो आप लोग नॉर्मली ये गिला करते हैं कि हम अपना रिज्यूमे भेजते हैं, मेजोरिटी तो हमें जवाब ही नहीं देता। मेजोरिटी तो हमें जवाब ही नहीं देता। क्यों नहीं देता भाई? इस वजह से कि आपके रिज्यूमे में उसके मुताबिक कुछ है ही नहीं। फिर मैंने कल ये भी बताया कि एक रिज्यूमे को जो भी आपका बंदा उसको चेक कर रहा होता है, ये हार्डली 10 to 15 सेकेंड्स। तो 15 सेकंड में आप उसको वो चीज दो जो कि वो आपसे मांग रहा है। इसलिए हम हमेशा अपना रिज्यूमे टेलर करेंगे अकॉर्डिंग टू द जॉब रिक्वायरमेंट्स, ताकि वो बंदा देख के उसके मुंह में पानी आए कि नहीं जी ये बंदा मेरे काम का है। मतलब मैंने उसको बताया कि इसमें वो इंटरेस्टेड नहीं है कि आपका नाम जो है ये है, आप मुसलमान हैं, आप पिशावर से तलक रखते हैं। दिस इज लीस्ट इंपॉर्टेंट फॉर हिम। वो ये देखना चाहता है जो चीज यहाँ पे उसने लिखी है वो इसमें इंटरेस्टेड है। व्हाट ड्यूटीज यू कैन डू। अगर कोई एक्सपीरियंस है, कोई इंटर्नशिप है, वो आप इसमें इंटरेस्टेड है कि जी मैंने इस किस्म का काम किया हुआ है, दैट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू। नहीं है फ्रेशर, गुड। फिर हमने कहा कि हम दो साइट्स पे गए, एक लिंक्डइन पे और एक Indeed.com पे। तो हमने इवन देखा कि हम अपने लिए जॉब्स को न सिर्फ सर्च करके बल्कि अलर्ट्स भी जनरेट करेंगे। बार बार हम उस साइट पे जाके नहीं टाइम जाया करना चाहते। देखिए जैसे मैंने आपको कहा 200+ पोस्ट हैं, तो मैं 200 के वो सारे चेक करूं, मुश्किल, टाइम जाया होगा। तो फिर क्या करूं? तो मैंने कहा कि जी हमने हमने कल उसमें फिल्टर लगाना सीखा कि हम अपनी मर्जी के जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक फिल्टर लगाएंगे, तो हम देखेंगे कि वो 200+ जो है एकदम 10 पे आ गया, तो हमारी जिंदगी आसान हो गई। और फिर हमने अलर्ट लगा दिया कि वो मुझे मेल में या थ्रू सम चैनल मुझे वो मेरे ईमेल में आ जाए, तो मुझे बार बार वहां जाके चेक भी नहीं करना पड़ेगा। उसका एक और फायदा, यू विल बी प्रॉब्ली द फर्स्ट वन टू अप्लाई। यू विल बी प्रॉब्ली दी, क्योंकि मे भी आप हफ्ते के बाद देखेंगे तो उसमें लेट करें कि 70 बंदों ने अप्लाई कर दिया होगा, आपका 71 नंबर पे जाके रिज्यूमे लैंड करेगा। लेकिन अगर आपको अलर्ट मिल गया, आपने अगले दिन अप्लाई कर दी, यू माइट बी इन द टॉप 10, यू हैव बेटर चांस। इसके अलावा मैंने वहां पे बताया कि आपके बाजू का तो जॉब में आपके कनेक्शंस भी नजर आ जाते हैं कि जनाब ये बंदा कनेक्शन है मेरा, ये तो इसमें इसी कंपनी में काम कर रहा है। यू कैन मेक हिम एज अ रेफरल, यू कैन इवन टॉक टू हिम, एंड योर चांस ऑफ गेटिंग द जॉब बिकम्स टू हाई। तो ये कल के लेक्चर में हमने, मे बी कि आपको फील हो रहा हो कि कोई इतना इंटरेस्टिंग नहीं था, टेक्निकल नहीं था, लेकिन इट इज सुपर टेक्निकल। इसलिए मैं जो कहता हूं कि आपको कल की अगर ये क्लास आप अच्छी तरीके से सुन लें और उस पर अमल करें, तो यू विल फाइंड कि दैट विल हेल्प यू अलॉट। बल्कि मैंने कहा कि आप अपने दोस्तों को भी दें, क्योंकि हर बंदे का ये मसला है, ग्रेजुएशन करके फिर रोता है कि जनाब नौकरी नहीं है, और गाली तो पे अजियत में उससे गुजरता है। अगर आप उसकी अजियत में कमी कर सकें तो अल्लाह ताला आपकी अजियत में कमी करेगा। ठीक है जी। तो ये तो था कल का लेक्चर। अगर आप में से किसी का भी अब्दुल बार, अफान, आफ्ताब, हिना, इंसबात, इकरा, इसहाक, रिशवान, मुजम्मिल, जोरक, दावर, जुबैर, किसी का कोई भी क्वेश्चन है, इस टॉपिक पे डिस्कशन है, तो बिल्कुल वी कैन यू कैन पार्टिसिपेट एंड आई विल बी ट्राई टू रिस्पॉन्ड यू। तो दो यहाँ से हैं, उसके बाद मैं फिजिकल स्टूडेंट से कहूंगा कि आपका कोई इसके ऊपर ऑल क्लियर सर, क्लियर है सर? तो यहाँ से तो कोई नहीं है। क्या फिजिकल स्टूडेंट से कोई डिस्कशन इसके ऊपर बनती है? नहीं। तो फिर जनाब हमने और क्या किया? हमने कहा कि अगर हमने कोई भी एथिकल हैकिंग टास्क करना है तो कैसे करें? तो हमें जवाब ये मिला कि जनाब एक तरीका तो ये बनता है जेन में कि बस जो दिल चाहे बिस्मिल्लाह कर दो। लेकिन लाजिम तो इसका मतलब है कि हम एक हैफेजेड मेथड को चूज कर रहे हैं। तो फिर हमने कहा जलाल ये कोई अच्छा तरीका, क्योंकि लाजमी तौर पे जब आपका
इनपुट गार्बेज होगा तो आउटपुट भी गार्बेज होगा। आपकी बात में, आपके कमेंट में, आपके रिजल्ट्स में पहले कोई बात नहीं होगी, ऐसी नहीं होगी जिससे आप अगले को कन्विंस कर सकें। तो इसके लिए फिर हमने कहा क्या करें, तो हमने कहा कि नहीं जी, हमारे पास दुनिया ने हमारे लिए कुछ ऐसे मेथड्स है जिनको हम मेथोडोलॉजीज कहते हैं, वो बनाई हुई हैं। और उनकी उन उन मेथोडोलॉजीज का फायदा ये है कि वो टेस्टेड है। वो पिछले मे बी एक डेकेड से या इससे भी ज्यादा आप जैसे लोग इस फील्ड में उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। और जब भी आप वो इस्तेमाल, मजे की बात ये कि आप अगर किसी सिस्टम पे उसको जब भी इस्तेमाल करेंगे यू विल फाइंड द सेम रिजल्ट्स। इसका मतलब ये नहीं कि कभी आपने किया तो कुछ एक एक बता रहा है कि जी आपकी ये वल्नरेबिलिटी है, दोबारा कर रहा है तो वो वल्नरेबिलिटी है ही नहीं। या एक दफा उसकी सेवेरिटी जो है वो बता रहा है कि जी बड़ी हाई है, दूसरी क्रूशल है, क्रिटिकल है, और दूसरी दफा कह रहा है नहीं जी इसमें तो बिल्कुल ठीक ठाक है, या बड़ी लो इसकी क्रिटिकलिटी है, सेवेरिटी है। नहीं, जब भी करेंगे, क्योंकि आप एक मेथड यूज कर रहे हैं, तो इनको कहा जाता है मेथोडोलॉजीज। फिर हमने कहा कि कौन सी मेथोडोलॉजीज, तो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि भाई ये कुछ मेथोडोलॉजीज हैं, सम ऑफ देम विच आर वेल नोन, जो कि दुनिया इस्तेमाल करती है। इसमें हमने दो तरह से इनको मेथोडोलॉजीज को आपने देखना है। इसलिए नहीं देखना कि सिर्फ नाम याद हो जाए, इसलिए हम इसके ऊपर एक लैब भी साथ साथ कर रहे हैं। और लैब में भी हमारा मकसद क्या है कि आप ये देखेंगे ये वाली मेथोडोलॉजी पर्पस क्या है। इवन कल भी अगर आप देखें तो हमने ऑसम ऑसम मेथोडोलॉजी की, लेकिन हमने वहां पे क्या चीज पढ़ी, प्राइमरी पर्पस क्या है, सेकेंडरी पर्पस क्या है। इसका मतलब है कि अगर हमारा पर्पस इसके साथ मैच करता है तो देन वी विल बी यूजिंग दैट वन। ये करने का ये मतलब नहीं था कि भाई, या करवाने वाले का ये मकसद नहीं था कि बस हम उसमें से ये ढूंढ लें। नहीं, सर्च करना वाज नॉट ए बिग इशू। द बिग इशू इज हाउ वी कैन, व्हाट इज द पर्पस ऑफ दैट मेथोडोलॉजी। क्यों मैं इसका पर्पस में हम इंटरेस्टेड है, इसलिए हम इसमें असनैन इंटरेस्टेड हैं क्योंकि हमारा जो टास्क है दैट मे बी इवन कॉम्प्लेक्सर देन द वन जो कि ये मेथोडोलॉजी दे रही है। तो फिर हमें ये सोचना होगा कि कौन कौन सी मेथोडोलॉजीज को अगर मैं मिक्स करूं तो मेरा पर्पस सॉल्व हो जाएगा। तो फिर मैं इनमें से मल्टीपल एक की बजाय मल्टीपल मेथोडोलॉजीज पिक करके उनके मुताबिक अपना प्लान बनाऊंगा, उनके मुताबिक अपना प्लान बनाऊंगा। और फिर उसको लाजमी तौर पे जब बनाऊंगा तो पहले मैं अपने कंपनी को भी, अपने बॉस को भी बताऊंगा, और जो मेरा क्लाइंट है उसको भी बताऊंगा कि उसकी इजाजत के बगैर तो कोई काम भी, क्योंकि हम कौन सी हैकिंग पढ़ रहे हैं, एथिकल। तो एथिकल में इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी शुड get permission from the everything which we are doing, that with the permission of the client। तो हम उसको पहले से बता देते हैं कि जी नहीं, ये हमारा स्कोप है, क्या तुम हमें ये स्कोप अलाउ कर रहे हो। मिसाल के तौर पे, अगर चल एक और एग्जांपल साथ इसी के लेते हैं। मिसाल के तौर पे वो मुझे कह रहा है कि मेरी वेब की को जो तुम टेस्ट करके दो, उसमें कोई वल्नरेबिलिटी ढूंढ के दो। अब लाजमी तौर पे हमने जो कल कल पढ़ा दैट वाज अबाउट द ऑसम, जिसको ऑसम कहते हैं, लेकिन बाद लोग प्यार में इसको ऑसम कह देते हैं कि वेरी नाइस मेथोडोलॉजी। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, इस नाउ दिस इज नॉट डीलिंग विद द वेब। इसका मतलब अगर हमने इसको करने की कोशिश की तो दैट इज नॉट सर्विंग अवर पर्पस। इसका मतलब वी मस्ट नो, पंखा लगा देना, ये हमें पता होना चाहिए कि जनाब इसके लिए कौन सी मेथोडोलॉजी काम करेगी और साथ। फिर हम ये भी देखेंगे एज ए डिफेंडर आज की इस क्लास में कि ओसैप के टॉप टेन वल्नरेबिलिटीज वो वक्फे वक्फे से बताते हैं दुनिया को। क्या मतलब है इस बात का? क्या मतलब ये है कि वो आपको बताते हैं कि कौन सी इस वक्त दुनिया में कौन सी ऐसी वल्नरेबिलिटीज हैं
जो कि हाईली अटैकर जो है इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, इस एक्सप्लॉइट को यूज कर रहे हैं। तो आपको पहले से अगर आप डिफेंडर हैं तो आपको उनके ऊपर नजर रखनी होगी कि मेरे नेटवर्क में कहीं इसको तो नहीं वो कर रहे। लेकिन अगर मुझे पता ही नहीं है कि टॉप 10 कौन सी है, तो फिर तो मैं बादशाह हूं, जो मर्जी मेरे साथ कोई कर जाए। क्लियर है मेरी बात? तो हमें यह ख्याल रखना होगा कि कौन सी मेथोडोलॉजी, प्राइमरी पर्पज उसका क्या है। क्लियर होगी मेरी बात जी? तो जनाब, हमने कल जो स्टार्ट किया वो हमने इसके साथ स्टार्ट किया, which was, नाम मैंने कहा कि दिस इज ऑस्टम, लेकिन ऐसे ही लोग उसको बाद वो कहते हैं ऑसम भी कह देते हैं। तो कहता है कि दी ऑसम की क्या है, ऑस्टम क्या चीज की है? दिस इज एन ओपन सोर्स सिक्योरिटी टेस्टिंग मेथोडोलॉजी, इज a मैनुअल फॉर सिक्योरिटी टेस्टिंग, फॉर सिक्योरिटी टेस्टिंग। और किसने बनाया इसको? बनाया था आइसकॉम ने। इसको किसने बनाया? आइसकॉम ने। कल हमने इस पे बात की थी। हमने ये भी कहा कि अब क्यों जरूरी है कि हम ये कह रहे हैं कि जी ये वर्जन 3 है और ये वर्जन 4 है। इसलिए असलैन ये बात कर रहा है कि अगर ये अपने यूजर को बताता है कि जी मैं वर्जन 3 इस्तेमाल कर रहा हूं, और वर्जन 3 जो है वो ही इस वक्त लेटेस्ट है इस मैनुअल का, इस मेथोडोलॉजी का, इसका मतलब यू आर यूजिंग दी वट एवर इज दी स्टेट ऑफ द आर्ट। अगर आप कहीं वर्जन 1 या वर्जन 2 के मैनुअल को लेकर उस पर काम कर रहे हैं तो आप उसको डिफेंड नहीं कर सकेंगे। वो कहेगा जब 3 मौजूद है और 4 आने वाला है तो तुम क्यों 1 और 2 पे काम कर रहे हो? तो आप उसको डिफेंड नहीं कर सके। दैट वाज द रीजन आपको मैंने कल ये बताया कि जी आप उसका वर्जन देखो कब है। जिसे हमने कल देखा कि इसका वर्जन जो है ये वाला वर्जन 2010 में आया है। तो हमने कहा इसमें एक खामी हमें नजर आ रही है कि ये पुराना है, 15 साल पुराना है। बात समझ आ गई? क्लियर है मेरी बात? तो कहता है कि जी की सेक्शन इसमें क्या है। हम ज्यादा हमें देखें, चाहे आप फिजिकल सिक्योरिटी की बात करें, चाहे आप वायरलेस सिक्योरिटी की बात करें, चाहे आप डेटा नेटवर्क सिक्योरिटी की बात करें, चाहे आप कंप्लाइंस की रेगुलेशंस की बात करें। अब यहां पे मेरा सवाल ये होगा असलैन से, ये कंप्लाइंस रेगुलेशन का क्या मतलब हो, आप क्या मकसद ले सकते हैं? तो हमें असनैन ने बताया कि हर एक, यूसुफ हमें असनैन ने ये बताया है कि हर एक इंडस्ट्री के अपने रूल्स होते हैं। मिसाल के तौर पे आपका हेल्थ है, हेल्थ के लिए जो स्टैंडर्ड्स हैं सिक्योरिटी के, उनको हिब्बा देता है, IHPPA। मिसाल के तौर पे अगर मैं यहां पे ये लिखूं हिप्पा, HIPPA कंप्लाइंस, देखिए साथ आ गया कंप्लाइंस। Now, this HIPAA compliance किस पर्पस के लिए? HIPAA compliance involved in implementing physical, technical, administrative safeguards to protect health information. इसका मतलब है कि अगर आप किसी हॉस्पिटल के लिए काम कर रहे हैं तो आप उसके लिए कोई और नहीं, हिप्पा को आप चेक करेंगे कि हिप्पा के मुताबिक सारे स्टैंडर्ड ये फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। इसी तरह मिसाल के तौर पे ये क्रेडिट कार्ड्स कह देते हैं, क्रेडिट कार्ड्स कंप्लाइंस। जी ये देखें, पेमेंट कार्ड इंडस्ट्री डेटा सिक्योरिटी स्टैंडर्ड PCI DSS। तो अगर आप किसी बैंक के साथ काम कर रहे हैं और वो कहता है कि जी मैं ATM यानी क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड पे काम कर रहे हैं और हमारी सिक्योरिटी की चेक करो कि हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को मीट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, किसको फॉलो करोगे? PCI DSS को। तो यहां पे आपको, इसीलिए मैंने यहां पे लेकर आया कि लेडीज एंड जेंटलमैन, आपने जी यहां पे था। तो कंप्लाइंस रेगुलेशंस, ये जिस इंडस्ट्री के लिए आप काम कर रहे हैं क्या वो कंप्लाइंस कर रही है? ये भी एक वल्नरेबिलिटी है कि अगर आप कंप्लाइंस नहीं कर रहे
तो कल अगर आपके बैंक में कोई मसला होता है तो आप अपने कस्टमर्स को सेटिस्फाई नहीं कर सकेंगे। जी आप तो जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं उनको मीट ही नहीं कर रहे थे, तो आपके साथ तो ये होना था। आपने तो हमें धोखा दिया है। बात समझ आ रही? एंड वेरी इंपॉर्टेंट एक चीज होती है, द लास्ट वन। कहाँ चला गया? अच्छा, बैठे विषय जी। एंड द लास्ट थिंग इज रिपोर्टिंग। हम एज ए स्पेशली एज ए इंजीनियर्स इस चीज में बड़े कमजोर होते हैं। हम रिपोर्टिंग करना, बस कहते हैं, काम हो गया है ना। आम जिंदगी में भी आप जब कहते हैं कि जी मिसाल के तौर पे घर के लिए कुछ चीज लेकर आ गए, तो खर्चा वगैरह किया, तो कोई कहे आपको कि मुझे लिख कर दो या क्या क्या खर्चा किया है, आप कहते हैं बस काम हो गया है ना, क्यों मुझसे ये काम करवा रहे हो, क्यों पूछ रहे हो? तो वेरी इंपॉर्टेंट होता है रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग विद द सिक्योरिटी टेस्ट ऑडिट रिपोर्ट। आपने ऑडिट रिपोर्ट की ऑडिट मैंने कल समझाया था। ऑडिट का मतलब, ऑडिट का लफ्ज इधर भी इस्तेमाल होता है लेकिन इससे ज्यादा फाइनेंस में इस्तेमाल होता है। आपने नाम सुना होगा, ये ऑडिटर जनरल है, एजी है, एजी पाकिस्तान। फिर हर डिपार्टमेंट का अपना ऑडिट होता है। ये कहते हैं इंटरनल ऑडिट है, ये एक्सटर्नल ऑडिट है। तो क्या करता है ऑडिट मोहसिन? तो मोहसिन ने बताया कि ऑडिट ये करता है कि वो रिकॉर्ड कीपर नहीं है मोहसिन। वो ये देखता है कि आपने जो भी ट्रांजेक्शन की, क्योंकि मैं फाइनेंशियल बात कर रहा हूं यहाँ पे, उसको फिर इधर लेकर आता हूं यानी सिक्योरिटी में, कि जो आपने ट्रांजेक्शन की हैं, whether you have followed the rules or not। बस मिसाल मैंने कल ये दी थी कि जब हम सरकारी लिहाज से कोई भी चीज बाई करना चाहते हैं तो वो एक लिमिट है। मिसाल के तौर पर 10,000 या लेट इट बी 50,000। अगर 50,000 से मैं कोई भी चीज ज्यादा पे खरीदना ऊपर है, 50,000 रुपए, 50,000 1 रुपया है, तो मैं वो जाके इस तरह मार्केट से जाके नहीं खरीद सकता, बल्कि मुझे 3 लोगों से उसकी कोटेशन लेनी होंगी। मिसाल के तौर पे मैं खालिद के पास भी गया, यूसुफ के पास भी गया, आपका नाम मुझे भूल गया, मुश्ताक के पास भी गया। इन्होंने मुझे अपनी कोटेशन दे दी कि जी मैं, एक कहता है मैं आपको ये 30,000 में देता हूँ, दूसरा कहता है मैं 31 में देता हूँ, दूसरा कहता है मैं 32 में देता हूँ। फिर मुझे उसके ऊपर या तो ये कमेंट करना पड़ेगा कि भाई 30 वाला सबसे अच्छा है, सस्ता दे रहा है, या मुझे ये कहना पड़ेगा कि मुश्ताक की चीज है तो 32,000 की, लेकिन है ये पायदार, या ये बाकी दो जो है कोई वारंटी नहीं दे रही है, मुझे 1 साल की वारंटी दे रहा है। यानी कोई ना कोई उसमें वो निकालूंगा, एंड देन मैं वो चीज खरीदूंगा। लेकिन ऑडिट के पास जाएगा, ऑडिट देखेगा कि क्या तुमने रूल को फॉलो किया है, क्या तुमने 3 को ये तो नहीं किया कि अभी भी जाके 50,500 रुपए की चीज तुमने जाके एक ही दुकान से खरीद के ले आए ना, आपने रूल को फॉलो नहीं किया। तो यहां पर भी ऑडिट रिपोर्ट क्या है, ये तो मैंने आपको फाइनेंस की दी एग्जांपल। अगर यहाँ भी आ जाए तो यहाँ भी इसी तरह ऑडिट रिपोर्ट होती है कि कौन सी चीजों में आपने रूल्स को फॉलो किया और कहां पे आपने रूल्स को वायलेट किया। तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू हैव टू वर्क एज ए with some company, you have to do all of these things। तो बेसिकली हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था? ऑपरेशनल सिक्योरिटी, यानी कि वर्किंग सिस्टम्स में, ऑपरेटिव सिस्टम्स में सिक्योरिटी को मैनेज करना। क्लियर होगा मेरी बात? नहीं है तो बात करें। क्लियर है? यूसुफ, मुश्ताक, बाकी दो किधर गए आज? एक ऑनलाइन है, कौन है ऑनलाइन? जुबैर। अच्छा जी। तो हमने कहा कि जी जब हम ये पढ़ लें तो फिर हम इन सारी मेथोडोलॉजीज को कंपेयर करेंगे ताकि हमें समझ आए। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, हमने यहाँ पे, तो अब मोहसिन ये नहीं कह, सॉरी, असनैन ये नहीं कह सकता
कि ये काम जो है ये तो नौ, ये बाजों का आप लोग ये समझते हैं कि जो काम, मिसाल के तौर पर मैं आपको कहूँ कि जी केबल आज बनाते हैं, तो आप कहेंगे ये प्रैक्टिकल है। लेकिन जब आपको कहा जाता है कि जी हम किसी केस स्टडी को स्टडी करते हैं, तो हम समझते हैं कि ये तो एक प्रैक्टिकल वर्क नहीं है, ये तो इंटरेस्टिंग वर्क नहीं है। नहीं, उस केस स्टडी से हम उससे ज्यादा चीजें सीख रहे होते हैं जो कि हम केबल बना रहे हैं। क्योंकि वो केस स्टडी किसी किसी ऑफिस की है, किसी ब्रांच की है, किसी इंडस्ट्री की है, किसी ऑर्गेनाइजेशन की है। तो वो अपना केस स्टडी में आपको सारा अपना तजर्बा निकाल डाल के दे रहा होता है, और वो आप एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं, लेकिन आप उसकी इंपॉर्टेंस को समझ नहीं रहे होते। यानी कल आप किसी जॉब में जाए और वो कहे कि जी आपने ये काम करना है, कौन सी मेथोडोलॉजी, तो आप कहेंगे जी मैं बिस्मिल्लाह कर दूंगा ना, आप क्यों हम कर रहे हैं। तो नहीं, यू हैव टू, अगर आपने उसके साथ उसी जुबान में बात करनी है कि नहीं जी आई विल वर्किंग ऑन दिस। तो जनाब हमने सबसे पहली कल की एग्जांपल में ही बात की कि कहां से मुझे ये मैनुअल मिलेगा। आमतौर तौर पे अगर मुझे इस मैनुअल पे काम करना है तो मुझे मैनुअल मिलेगा कहाँ से। तो हमने आपको कल बताया कि आप ये साइट पे जाएं, इसको कॉपी करें और अपने ब्राउजर में इस लिंक को ओपन कर दें। अपने ब्राउजर में इस लिंक को ओपन कर दें, और ये आप जो बनाने वाला है आइसकॉम, उसके साइट पे आप पहुंच गए। फिर हमने कहा कि आप इसकी रिसर्च में जाएं तो आपको इसका मैनुअल मिल जाएगा ऑस्टम का, और ये आपको ऑस्टम मिल गया। और यहाँ पे आपने ऑस्टम को क्लिक किया तो आपके पास ये मैनुअल है। बात चल पड़ी। तो ये देखिए जी आपके पास ये ऑस्टन 3 यानी वर्जन 3 का मैनुअल आ गया, जो कि तकरीबन 213 पेजेस पे मुश्तमिल है। फिर हमने इस मैनुअल से ये सारी चीजें निकाली। तो आपने करना यह है कि कमिंग वीक से पहले सब लोगों ने ये उनके साथ ये फाइल, तो कि यहाँ से भी वो देख सकते हैं, यहां से भी वो देख सकते हैं, यहां से, कि उन्होंने इन सवालों के जवाब देने हैं। तो मैं आपको एक वर्ड फाइल भेज दूंगा, उसमें आपने ये इन क्वेश्चन के आंसर टाइप करके और मुझे वापस भेजना है। ठीक है। मिसाल के तौर पर पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द लेटेस्ट वर्जन ऑफ द मैनुअल एंड इट्स कॉपीराइट डेट। अभी हमने देखा कि इसका लेटेस्ट वर्जन जो है वर्जन 3 है। और इसके और इसका हमने जब यहां पे आए, आखिरी पेज पे हमने चेक किया, आखिरी पेज पे हमने चेक किया, तो पता चला कि या इसकी कॉपीराइट डेट जो है वो ये है। कॉपीराइट डेट जो है कॉपीराइट 2010। अब इसके अंदर मैनुअल के अंदर भी वर्जन के अंदर लिखा हुआ है। फिर यहां के बाद हमने क्या पढ़ा, हमने कहा कि क्या कहा हमने कि वापस यहां जाते हैं। जी, ये सवाल हमने दिया। फिर कहता है व्हाट ऑर्गेनाइजेशन डेवलप्ड ऑस्टम, व्हाट डू दे डू। हमने कहा कि ये आइसकॉम, और वो क्या क्या करता है, वो उसने अपने पहले ही पेज पे बताया कि मैं क्या कुछ करता हूं, अब यहां लिख देंगे। यानी मैनुअल्स लिखता है, ट्रेनिंग्स करवाता है, सर्टिफिकेशंस करवाता है, तो वो चीजें आप वहां से उठा लेंगे। यहाँ पे अब मेरा इंटरेस्टिंग पर्पस है, कहता है उसका प्राइमरी और सेकेंडरी पर्पस क्या है। निकाल के दो मोहसिन, क्या है प्राइमरी और सेकेंडरी पर्पस इसका। तो हमने कल इसका तरीका ये सीखा कि हम इसके कंट्रोल में जाके, सर्च में जाके, और क्योंकि वो हमें प्राइमरी पर्पस कह रहा है,
तो हम यहां लिख देते हैं प्राइमरी पर्पस। तो देखो जी, प्राइमरी पर्पस। तो ये आ गया जी प्राइमरी पर्पस। नजर आ रहा है मोशन को? तो यहां से रीड करके मैं बता सकते हो कि प्राइमरी पर्पस ऑफ दिस मैनुअल इन ऑस्ट्रम इज टू प्रोवाइड साइंटिफिक मेथोडोलॉजी for what purpose? For accurate characterization of the operational security through examination and correlation of the test results in a consistent and reliable way। क्या मतलब है कि वो ये कह रहा है कि मैं ऑपरेशनल सिक्योरिटी के बारे में जो टेस्ट होंगे उसकी मेथोडोलॉजी दूंगा, एंड दैट रिजल्ट विल बी हाईली कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट का मतलब बार बार करो वही रिजल्ट आएंगे, कंसिस्टेंट है, और रिलायबल होंगे। यानी आप उस पर रिलाय कर सकते हैं कि जी ये वाकई जो कुछ कह रहा है, मैंने जो चीज फाइंड की है, दैट इज ट्रू। दैट इज द प्राइमरी पर्पस। फिर वो पूछ रहा है कि सेकेंडरी पर्पस बताओ। तो हमने कहा कि द सेकेंडरी पर्पस टू प्रोवाइड गाइडलाइंस which when followed correctly, that is important, when followed correctly will allow the analyst to perform a certified awesome audit। क्या मतलब इस बात का? कौन मुझे समझाएगा? जनाब इसका मतलब ये है कि अगर किसी कंपनी ने अपना काम किया है, वो आपको रिपोर्ट देगी। आप उस रिपोर्ट को देखो, चेक करके बता सकोगे कि कहाँ उसने रूल्स को फॉलो किया है। ऑडिट है ना, अभी समझाया ऑडिट किसे कहते हैं, कि रूल्स को फॉलो किया गया है, कंप्लाइंस की गई है या नहीं की गई है। यानी आप उसको क्रिटिकली एनालाइज करेंगे, इन अदर वर्ड्स। नहीं समझ आ रही? नहीं, बाज औकात ऐसा भी आपको काम दिया जा सकता है कि किसी से उसने एक पेन टेस्ट करवाया, तो रिपोर्ट आई, वो आपने अपनी ऑडिट सेक्शन को भेज दी कि चेक करें कि हमने कहाँ कहाँ पे वायलेशंस की हैं, हमने कहाँ कहाँ रूल्स को वायलेट किया है, हमने नहीं फॉलो किया, ताकि हम उन चीजों को फिक्स कर सकें। बात समझ आ गई ना? तो इन्हीं के ये हमारे लिए एक तरफ तो कहता है कि जी ये एक ट्रस्टेड मेथोडोलॉजी में आपको दूंगा, दूसरा मैं आपको ऑडिट ऑडिट के लिए भी हेल्प करूंगा। तो ये इसके दो मेन पर्पसेस हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। नहीं समझ आ रही तो बात करो। आफान, अब्दुल बार, हिना, आफ्ताब, बात समझ आ रही मेरी? बेसिकली हम ये कह रहे हैं कि अगर आपने, जनाब इनसे बात कर रही है सर, हाँ, व्हाट इज योर नेम? अयान। अयान, हमने ये कहा कि अगर हमें कोई कह दे कि जनाब आप हमारे लिए टेस्टिंग करो, तो या तो हम ये कहेंगे कि जी बस जो मेरे उस्ताद ने मुझे समझाया था, या मैंने उसको करते हुए देखा, मैं वही तरीके मैं भी अपनाता हूँ। ये बात हमारी कोई मानने वाले के लिए तैयार नहीं होगा। तो वो कहता है कि ये वाली जो मेथोडोलॉजी आप पढ़ रहे हैं इस वक्त, ऑस्ट्रम, ये आपको साइंटिफिक मेथोडोलॉजी है। यानी कि ये नहीं है कि भाई मेरा उस्ताद जो है इस तरह कुछ काम करता है तो मैं भी ये कर रहा हूँ। जैसे मिसाल के तौर पे अगर किसी की दुकान पे अगर कोई काम करने वाला है, किसी का सब करने वाला है, तो वो नॉर्मली वही तरीका अपनाता है जो कि उसका उस्ताद से उसने सीखा है, या उसने उसको देखा है कि ये इस तरह करता है, मैं भी इस तरह ही करूंगा। लेकिन कोई साइंटिफिक उसके पीछे प्रूफ तो नहीं है कि वो जो कर रहा है वो ठीक है। तो ये कहता है कि जनाब मैं आपको ये जो मेथोडोलॉजी दे रहा हूं, ये मेथोडोलॉजी साइंटिफिकली प्रूवन है, टेस्टेड है, रिलायबल है, कंसिस्टेंट है। उस्ताद की बातों में आप ये सारी की सारी बातें नहीं डाल कह सकते। ठीक है ना? मतलब उस आपने देखा होगा कई जगहों पे, बल्कि अभी मैंने एक काम घर पे कुछ काम करवा रहा था, तो जो काम करने वाला था वो स्पेशली प्लस्तर करते हुए जो साइट्स बनाता था ना, इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगाता था। तो जो उस मतलब जिसने उसको लाया हुआ था, वो कहता था ये करता गलत है, ये हाथ गलत इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से इसका टाइम डबल लग रहा है।
लेकिन वो क्यों ऐसा कर रहा है? क्योंकि उस उस्ताद ने देखा कि इस तरह ही करता है तो उसने भी वही कर रहा है। लेकिन अगर वो मेथड उसका प्रूवन होता कि द बेस्ट है, तो फिर वो काम जो कि वो एक दिन में करता था वो आधे दिन में कर लेता, जल्दी कर लेता, बेहतर कर लेता। तो ये कह रहा है कि अगर आप ऑस्ट्रम यूज करें तो वो साइंटिफिकली प्रूवन मेथडोलॉजी है। बिल्कुल, आप अच्छा सवाल अयान ने किया कि हम पे कोई पाबंदी तो नहीं है, लेकिन हम किसी के क्लाइंट हैं, सॉरी हमारा कोई क्लाइंट है, तो जब हम उसे काम लेंगे तो क्या हमें उसको बताना नहीं पड़ेगा कि मैं कौन सा, मिसाल के तौर पे अगर आप यहाँ पढ़ने आए हैं लेकिन मेरे पास सिस्को का सर्टिफिकेट सर्टिफाई करने का, या मैं सिस्को सर्टिफाइड इंस्ट्रक्टर नहीं हूं, आप मेरे पास आएंगे? अभी भी नहीं आएंगे कि भाई आप तो सिस्को के कोर्स पर पढ़ाने की बात तो कर रहे हो, तुम तो उसके सर्टिफाइड इंस्ट्रक्टर ही नहीं हो। तो यहाँ पे इसका मतलब है कि क्यों आप सिस्को सर्टिफाइड के जो इंस्ट्रक्टर का नाम सुनते हो तो आप आ जाते हो? द रीजन इज, इसका मतलब है कि आई एम प्रूवन बाय दैट ऑर्गेनाइजेशन, बाय द सिस्को, कि जी यू कैन टीच माय कोर्सेज। अब आप मुझे क्वेश्चन नहीं कर सकते हो, अब आप मुझे क्वेश्चन नहीं कर सकते हो कि ये तुम्हारा तरीका गलत है। भाई ये मेरा तरीका नहीं है, तो पूरी दुनिया में इस्तेमाल हो रहा है। जी आपका जो सिलेबस है वो बड़ा गलत है। वो नहीं आया ना, आप सोचो मेरा कैसे गलत हो सकता है, ये तो पूरी दुनिया में इस्तेमाल हो रहा है। इसको तो सिस्को ने इसके ऊपर अपना ठप्पा लगाया हुआ है। तो फिर आप उसके जू ही सुनेंगे तो आप क्या बोलेंगे? खामोश हो जाएंगे। और मेरी बात दुरुस्त भी है, इसलिए खामोश नहीं होगे कि बस आपने कहते खामोशी इख्तियार कर ली। आपने देखा कि भाई ये चीज तो दुनिया में मिलियंस लोग इस कर रहे हैं और ठीक है, मैं कह रहा हूँ गलत है, इसका मतलब वो ठीक है। तो ये एक साइंटिफिकली, ये जितनी भी हम पढ़ रहे हैं ये साइंटिफिकली प्रूवन मेथडोलॉजीज हैं। जी, रूल्स हैं, लेकिन रूल्स कैसे इस्तेमाल करने हैं और पहले कौन सा बाद में कौन सा। तो एक आपको एक एल्गो मिल जाता है, एक तरीका मिल जाता है, सीक्वेंस मिल जाता है कि जनाब ये करोगे तो एक्सपेक्टेड रिजल्ट ये होंगे, ये करोगे तो एक्सपेक्टेड रिजल्ट ये हैं। आप अपने आप को हर जगह पे चेक कर सकते हो कि मैं ठीक जा रहा हूं या गलत जा रहा हूं। फिर अगर मिसाल के तौर पे जो मैंने दूसरा आयाम कहा कि ऑडिट कर सकते हो, अब अगर आपका आपके पास ऑडिट की कोई प्रूवन वो ही नहीं है, तो किसी को आप कहोगे तुम गलत हो, कहेगा सिंग अवे, तो आप ये कहेंगे जो है माँ, तो ये तो बात नहीं बनती। आप उसे कहेंगे जी फलानी मेथोडोलॉजी कह रही है कि इट शुड बी लाइक दिस, और आपने इसको फॉलो नहीं किया, इसका मतलब है कि आपने रूल्स को ओबे नहीं किया, आपने, आपके अगेंस्ट एक पॉइंट बनता है, जवाब दो। अब आपको जवाब देना पड़ेगा कि आपने क्यों नहीं फॉलो किया। पहले आप उससे पूछ रहे थे कि भाई कैसे गलत है, अब आप उसे नहीं पूछ सक रहे कि गलत क्यों है। आप कह रहे हैं कि जी ऑस्टम की मैनुअल में जाके चेक कर लो, यू हैव नॉट फॉलोड दीज रूल्स। जैसे अभी मैंने बताया हिब्बा, बताया ना, हिब्बा किस लिए? हेल्थ के लिए। अब आप अगर उसको फॉलो नहीं कर रहे तो आप ये आप उसको नहीं कह सकते ये गलत है। भाई पूरी दुनिया इस्तेमाल कर रही है, आप कैसे कह सकते हो ये गलत है? आप उसको फॉलो नहीं कर रहे, आप गलत है। इसलिए मैंने आपको पीसीएस डीएसएस बताया, पीसीआई डीएसएस। अगर आप क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के बिजनेस के साथ आपका तल्लक है और आप उसको फॉलो नहीं कर रहे, पहले तो कस्टमर ही आपके पास नहीं आएगा, पहले तो आपको जो मुल्क है वो अलाउ नहीं करेगा कि मेरे मुल्क में ये चीज आप अप्लाई करो, कहेंगे आप तो स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं कर रहे हो। अब मेरे सवाल समझ आ गई? क्लियर आर यू वन? ओके जी, आगे बढ़ते हैं। तीसरा जवाब जो है वो हमें कौन देगा आप में से? चले हमें स्नैन है हमारे पास, और स्नैन से पूछते हैं कि वो कहता है कि 6 आउटकम्स, what 6 outcomes are assured when the Ostrom guidelines are correctly followed? पहले सवाल समझते हैं और फिर इसका जवाब देखते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पे कोई क्वेश्चन। यस सर, जी सर, परफेक्ट, यस सर, यस सर एंड यस सर है। ओके जी, यहाँ कोई क्वेश्चन नहीं है। तो हिना इससे क्या चीज आप या इकरा,
क्या चीज इससे एक्सपेक्ट कर रहे हो? इस सवाल से क्या कर रहा है, कहता है कि अगर आप ऑस्टन गाइडलाइन को करेक्टली फॉलो करो तो क्या आपको फायदे होंगे। 6 फायदे, 6 आउटकम्स आर एश्योर्ड, 6 एडवांटेजेस दैट आर एश्योर्ड। तो जनाब दोबारा आप जाएं अपने इसके पास, ये देखे लिख रहा है, कहता है कि जनाब दिस व्हेन फॉलोड करेक्टली will allow the analyst to perform the certified audit. These guidelines exist to ensure the following. ये 6 चीजें कहता है, टेस्ट वाज कंडक्टेड थॉरोली, जो आपने मेथोडोलॉजी इस्तेमाल किया तो इसका मतलब यू फॉलो दी, इट वाज, द टेस्ट वाज परफॉर्म क्लियरली, द टेस्ट इंक्लूडेड ऑल नेसेसरी चैनल्स, हर चीज को प्रॉपर्ली चेक किया गया है। द पोस्चर ऑफ द टेक्स्ट कंपाइल्ड विद द लॉ, कंपाइल्ड विद हिब्बा, कंपाइल्ड विद द पीसीआईडीएसएस। फिर क्या कहता है, द रिजल्ट्स आर मेजरेबल इन ए क्वांटिफाइबल वे। कैसे कहोगे कि ये वल्नरेबिलिटी सिवियर है, ये इसकी सिवियरिटी कम है, कोई तरीका होगा। सीवीवीएसएस मालूम करेंगे, करेंगे इस कोर्स में। मेजरेबल होगा, 1 to 10 की रेंज में हम उनको मेजर करेंगे। अगर 1 है तो इसका मतलब है लीस्ट मसला, 10 है तो इसका मतलब तबाही है। मेजरेबल। फिर क्या कहता है, रिजल्ट, ये वेरी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जेंटलमैन। अगर आप एक दफा एक काम करें तो रिजल्ट एक आए, दूसरी दफा करें तो रिजल्ट कोई और आए, इसका मतलब है कि आपने दोनों में से कहीं एक जगह पे तो गलती की है। लेकिन अगर आपके रिजल्ट आपने 3 दफा की, आपने कभी गौर किया हो, जब आप स्कूल कॉलेज में थे तो जो भी आप फिजिक्स केमिस्ट्री के या साइंस के एक्सपेरिमेंट करते थे, हर एक्सपेरिमेंट को 3 दफा करते थे, याद आ रहा है? और फिर इन तीनों की एवरेज लेते थे, कहते जी ये आंसर हमारा करेक्ट है। तो 3 क्यों ले रहे थे? देखते थे कि 3, अगर मिसाल के तौर पे एक दफा आपका आंसर 5 आता है, दूसरी दफा 10 आता था, तीसरी दफा 50 आता था, टीचर कहता था नहीं, आपके आंसर में कोई मसला है, कंसिस्टेंट नहीं है, आपने कहीं गलती की है। तो वो कहता है कि अगर आप ये मेथोडोलॉजी यूज करोगे तो यू विल बी गेटिंग द कंसिस्टेंट एंड रिपीटेबल ऑन रिजल्ट्स। एंड फाइनली द रिजल्ट कंटेन ओनली फैक्ट्स एज डेराइव्ड फ्रॉम द टेस्ट। जैसे कल हमने एक लफ्ज दिया था, कोई मिथ इसके पीछे नहीं है, कोई सुपरस्टिशन नहीं है कि बिल्ली गुजर गई है तो आज ये काम गलत होगा, इसलिए गलत हुआ है। टेस्ट खराब रिजल्ट क्यों आए हैं? काली बिल्ली आगे से गुजर गई है। नहीं, काली बिल्ली का कोई इसमें नहीं है। दैट इज दी टेस्ट आर रिजल्ट्स, कहता है कि दी कंटेन ओनली द फैक्ट्स, दीज रिजल्ट्स आर बेस्ड अपॉन दी फैक्ट्स, नॉट ऑन द सुपरस्टिशन। तो कॉपी यहां से इसको कॉपी कर लेंगे और कॉपी करके इसको यहां पे पेस्ट कर देंगे। तो मैं वर्ड फाइल दूंगा, उस वर्ड फाइल में करके आपने मुझे वापस करना है, ठीक, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। यहां पे भी कर लें, उससे फायदा ये होगा, उससे फायदा ये होगा, मिसाल तो भी 6 गाइडलाइन है ना, आप शो आंसर करें, देखें सारी सारी आपको नजर आ गई। लेकिन इस तरह नहीं ढूंढनी, जाके मैनुअल से ढूंढ के लाना है। लेकिन उसको यहां पे कंपेयर कर सकते हो। फिर फरमाता है, व्हाट आर दी 10 स्टेप्स फॉर अप्लाइंग दी ऑस्टम व्हेन ए 4 पॉइंट प्रोसेस विद ए ट्राइफेक्टा आर कंबाइंड। अभी ये बताता हूं जी। अगेन मेरे लिए बड़ा सिंपल है कि आई शुड क्लिक दी टू आंसर, बट आई विल नॉट डू दिस। आई विल गो टू दी here, and here I will give the trifecta या 4 point process, 4 point process, and number 2.6 और 2.7 पे ट्राइफेक्टा। जनाब यहां पे हम क्लिक करते हैं, ये आ गया हमारे पास क्या, 4 पॉइंट प्रोसेस। थोड़ा रीड कर लेते हैं
कहते हैं फोर पॉइंट प्रोसेस ब्रेक्स डाउन द टेस्ट फ्रॉम स्टार्ट टू, यानी स्टार्ट से कंक्लूजन तक जाने के लिए हमने अपने काम को 4 लेयर्स में, 4 स्टेप्स में, 4 सेमिस्टर्स में तोड़ लिया है। कहते हैं these are the things that are चलो भाई, अच्छा जी, these are the things that an experienced testing group already does। यानी 4 पॉइंट प्रोसेस कहता है हर कोई एक्सपीरियंस लोग यूज करते हैं। डोंट कंफ्यूज द फॉर्मेलिटी इन द डायसेक्शन ऑफ द प्रोसेस विद द फॉर्मेलिटीज ऑफ द रिपोर्ट। यू डोंट हैव टू शो एवरी स्टेप बीइंग डन, बट यू शुड अंडरस्टैंड हाउ you got from A to C, यानी कि from the start up to the conclusion how you reach। तो कहता है कि जनाब ये 4 स्टेप्स हैं, ये आप घर जाके पढ़ेंगे। इंडक्शन, ingest, interaction, intervention। फिर कहता है कि जनाब ट्राइफेक्टा क्या है? दिस सिक्योरिटी टेस्टिंग मेथोडोलॉजी हैज अ सॉलिड बेस which may seem quite involved, but it is actually simple in practice। It is designed as a flow chart। फ्लो चार्ट क्या बताता होता है खालिद? जैसा एक प्रोसेस होता है स्टेप बाय स्टेप, फ्लो चार्ट ये हमें बताता है। स्टैंडर्ड फ्लो चार्ट देता है हमें कौन? ट्राइफेक्टा। ट्राइफेक्टा इज द टेस्टिंग सिक्योरिटी टेस्टिंग मेथोडोलॉजी। समझ आ रही है नहीं? तो कहता है कि जी अनलाइक द स्टैंडर्ड, दिस क्या करता है? द फ्लो रिप्रेजेंटेड बाय द एरोस। लेकिन फायदा क्या है? मे गो बैकवर्ड और मे गो फॉरवर्ड। फ्लो चार्ट में मोस्टली वन डायरेक्शन होता है कि इधर से इधर, इधर से इधर। लेकिन यहाँ पे आपको फायदा क्या है? इसकी ट्राइफेक्टा की जो खूबसूरती है कि अगर आप एक स्टेप से दूसरे में गए एंड यू फील सम प्रॉब्लम, गो बैक टू द फर्स्ट वन, चेंज इट, मेक द करेक्शन, कम बैक देयर। समझ आ रही जेंटलमैन? ओके। तो जनाब आपने यहां से इस सवाल का जवाब निकाल के लाना है और यहाँ शो आंसर करके ये सारी चीजें कहता है पेज नंबर 45 पे आपके मैनुअल में दी गई हैं। कहता है क्या करो? सबसे पहला स्टेप क्या कहता है इसमें? पैसिवली कलेक्ट डेटा ऑफ नॉर्मल ऑपरेशंस टू कॉम्प्रीहेंड दी। अभी हमने कहा ना कि हमें आगाज से टारगेट पे पहुंचना है, 4 वे प्रोसेस यही करता है ना। तो कहता है कि उसके दौरान आप क्या करो? कलेक्ट करो उसके रिजल्ट्स कि ये प्रोसेस जो हो रहा है आखिर तक हम जब पहुंचते हैं तो हाउ, यानी कहने का मकसद ये है कि मिसाल के तौर पे आपके आसान एग्जांपल लेते हैं ताकि मसला ना हो। भाई आपके रिजल्ट जो हैं हर सेमेस्टर में हम एक सर्वर के ऊपर डालते हैं। अब उसका प्रोसेस क्या है भाई? पहले टीचर उसको डालता है, फिर उसके बाद सेमेस्टर कोऑर्डिनेटर उसको वेरीफाई करता है, फिर उसके बाद चेयरमैन उसको फॉरवर्ड करता है उधर। यानी प्रोसेस है। अब हर प्रोसेस को के दौरान आप चेक करो कि टीचर कैसे डाल रहा है। अब मिसाल के तौर पे वो एक एक रिजल्ट टक टक कर रहा है, गलती तो होगी। तो आपने यहीं पे उसको प्रोसेस में पैसिवली, आपने कोई एक्टिव यानी उसको कुछ सिस्टम को खराब नहीं किया, उसको डिस्टर्ब नहीं किया, आपने सिर्फ को ऑब्जर्व किया कि टीचर को आप कह रहे हैं कि जी 300 स्टूडेंट हैं, इनका एक एक का रिजल्ट डालो, मिड के अलग डालो, फाइनल के अलग डालो, सेशनल्स के अलग डालो। लाजमी तौर पे उमन है, कहीं ना कहीं गलती कर जाएगा, एक का रिजल्ट दूसरे में डाल देगा वगैरह वगैरह। अगर यही वो एक एक्सेल की शीट बना उसमें ये सब कुछ होता, वो उसको वेरीफाई करता और तक करता कि जी यहां से ये ले लो, दैट इज मच बेटर। जस्ट एग्जांपल दी ताकि आप समझ सकें। फिर क्या कहता है? एक्टिवली टेस्ट ऑपरेशंस बाय इग्निशन ऑपरेशंस बियॉन्ड द नॉर्मल बेसलाइन, यानी जो नॉर्मल बेसलाइन है उनको क्रॉस करके, यानी कि बेसलाइन से कभी ऊपर नीचे भी तो होगा ना,
उनमें भी चीजों को चेक करो, देखो वहां पे सिक्योरिटी के क्या हालात हैं। तो एनी हाउ, आप इस तरह ये पॉइंट्स यहाँ से रीड भी करेंगे और उधर अपने टास्क में अपनी उसमें डालेंगे भी। ओके, फिर उसके बाद हमें पूछ रहा है कि क्या, अब कहता है जी पीटीईएस पे आ जाओ। किस पे आ जाओ? इसका मतलब है कि पहले हम जाएं अपने इस काम की तरफ, सर्वे की तरफ, और पीटीईएस पे हमने जाना है। ये है जनाब आपका पीटीईएस है। क्या कहता है जी? पीटीईएस स्टैंड फॉर पेनिट्रेशन टेस्टिंग एग्जीक्यूशन स्टैंडर्ड, यानी पेनिट्रेशन टेस्टिंग का कोई स्टैंडर्ड है, एग्जीक्यूट करने का स्टैंडर्ड है। एग्जीक्यूट करने के स्टैंडर्ड को क्या कहते हैं? मेथोडोलॉजी। कहता है कि दिस प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट टाइप ऑफ अटैक्स एंड मेथड्स एंड इट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन द लेटेस्ट टूल्स। अब देखिए मिसाल के तौर पे अगर आपको पता चल रहा है कि कोई मालवेयर का अटैक कर रहा है, कोई अपनी प्रिविलेजेस को इंक्रीज कर रहा है, कोई इनिशियल एक्सेस लेना चाहता है, जिसको हम टैक्टिक्स हमने कहा था, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था टैक्टिक्स, टेक्निक्स एंड प्रोसीजर। मैंने आपको कहा था टीटीपी, याद रखने के लिए हमने क्या कहा था? टीटीपी। लेकिन आपने, मैंने कहा था नहीं कहना तालिबान, तहरीक तालिबान पाकिस्तान नहीं कहना, बल्कि उसको क्या कहना है? टैक्टिक्स, टेक्निक्स एंड प्रोसीजर्स। तो अगर वो कोई ऐसा अटैक कर रहा है आप पे, और आपको उसके लिए कोई लेटेस्ट टूल चाहिए, अब आपने एक लेटेस्ट टूल आपने वहां से कोई भी टूल ले लिया, अगर आप अपने बॉस को कहेंगे जी मैं ये टूल इस्तेमाल करूंगा, तो मौसम वो क्या कहेगा आपको? वो आपको ये कहेगा कि भाई ये क्यों, ये टूल क्यों, कोई और क्यों नहीं? तो आप कहेंगे जी पीटीईएस में मेंशन्ड है कि दिस टूल इज वेरीफाइड, टेस्टेड एंड प्रूवन टू बी अगेंस्ट दैट अटैक। आपकी बात में क्या चीज आ गई? अब वजन आ गया। पहले सिर्फ आप कह रहे थे तो आप कह रहे थे, अब इसका मतलब आपके पीछे पूरी दुनिया खड़ी हो गई है कि जी दिस टूल इज मच बेटर फॉर टू डिफेंड अगेंस्ट सच एन अटैक फॉर एग्जांपल, या टू परफॉर्म सच एन अटैक। अब तो पेनिट्रेशन टेस्टर है ना, तो पेनिट्रेशन टेस्टर तो अटैक करता है, तो इस टूल के, ये टूल इज मच बेटर एज पर दिस मेथोडोलॉजी पीटीईएस। ठीक है। अब वो कहता है कि जनाब ये पीटीईएस किन मजेदार चीजों के लिए मजेदार है? पीटीएस इन्वॉल्व 7 phases। नंबर 1, प्री इंगेजमेंट इंटरेक्शन। काम करने से पहले, इंगेजमेंट से पहले क्या करना है? बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये स्टेप आपका गलत हो गया, नहीं कर, कुछ भी नहीं कर सकते हो। प्री इंगेजमेंट का मतलब है कि उससे आपका एक, उसके साथ, अपनी कंपनी के साथ, अपने क्लाइंट के साथ एक रिलेशन बन रहा है, उसमें सारी चीजें डिफाइन होनी चाहिए, इंक्लूडिंग व्हाट अमाउंट यू आर बी गेटिंग, व्हेन यू विल बी गेटिंग दिस अमाउंट, मे बी मंथली, मे बी एट द एंड, मे बी आफ्टर सम टाइम, मे क्वार्टरली, वट एवर, आफ्टर 15 days। क्या क्या काम जी? इंटरेक्शन आपको अपने क्लाइंट से होगी, या क्लाइंट की आपसे होगी। अब दोनों की इंटरेक्शन का मतलब होता है दो की आपस में रिलेशन, तो इंटरेक्शन हो यहाँ पे आपके और उसके दरमियान में डिफाइन होना चाहिए। फिर आपके और सिस्टम के दरमियान इंटरेक्शन होगी, वो भी डिफाइन होना चाहिए। मिसाल के तौर पे आपने, आपको कहा गया कि जी हमारे वेबसाइट को चेक करो, उसकी वल्नरेबिलिटी निकालो, लेकिन अगर इंटरेक्शन डिफाइंड नहीं है, तो मे बी आप बैकएंड पे जाके उसके डेटाबेस में जाके काम शुरू कर दो, मे बी नॉट अलाउइंग यू। एवरीथिंग नीड टू बी प्री इंगेजमेंट इंटरेक्शन होनी चाहिए, जिसमें एवरीथिंग नीड टू बी रिफाइंड एंड क्लियर। once it is done, now you can do the, now you can do the intelligence gathering। वेरी इंपॉर्टेंट, इंटेलिजेंस गैदरिंग। इस अमल को अगर आप यहां पे देखें दीवार पे,
तो ब्लू कलर में जो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है यूसुफ? राइट पे ब्लू पे, उस ब्लू में रिकॉनेसेंस। दिस इज कॉल्ड इंटेलिजेंस गैदरिंग। तो आप लाजमी तौर पे इंफॉर्मेशन अगर आपने, गैदरिंग भी यही है। जी जेंटलमैन, इंफॉर्मेशन गैदरिंग भी इंटेलिजेंस गैदरिंग ही है या डिफरेंट, एक जी ही जी चीज है बिल्कुल। ना? कोई कोई क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि इंटेलिजेंस गैदरिंग या इंफॉर्मेशन गैदरिंग में क्या फर्क है। आप जो आपकी इंटेलिजेंस होती है, जाहिर तौर पे वो हर वो चीज जो कि आपके लिए सीक्रेट है, दैट इज इंटेलिजेंस। और वो आपको कोई भी चीज, आपका जो टारगेट है वो आपको कुछ भी नहीं देना चाहता, तो आपने वो चीजें वहां से एक्सट्रैक्ट करनी है। तो दिस इज इंफॉर्मेशन गैदरिंग और इंटेलिजेंस गैदरिंग और रिकॉनेसेंस। फिर आपने देखना है कि कौन कौन सी थ्रेट्स हैं। थ्रेट का मतलब क्या होता है? पोटेंशियल डेंजर, वेरी नाइस। तो पोटेंशियल डेंजर्स क्या है? मे बी आपका स्टाफ, मे बी मालवेयर्स, यानी वायरसेस, वॉर्म्स, रैंसम्स। व्हाट इज द थ्रेट? फिर आपने उसके में क्या करना है, उसके मुताबिक आप वनएबिलिटीज फाइंड करेंगे एंड वनएबिलिटीज को एनालाइज करेंगे। एनालाइज का मतलब उन वनएबिलिटीज की सेवेरिटी को देखेंगे। वनएबिलिटी समझते हैं ना, वीकनेस। वनएबिलिटी किसे कहते हैं? वीकनेस। अब आप उस वीकनेस को एक्सप्लॉइट करोगे, यूज करोगे। यूज हो जाए, फिर उसके बाद आपने देखना है उसके यूज होने के बाद के असरात, पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन। लाजमी तौर पर अगर आप पे अटैक हुआ, आपकी कंपनी पे अटैक हुआ, तो उसके बाद हमने ये तो नहीं कहना कि दो बातें हम करेंगे, या तो हम चारपाई डाल के सो जाएंगे, या हम 2-3 दिन रोना शुरू कर देंगे, वो तवातर रोएंगे ताकि पता चले हम पे अटैक हुआ है। नहीं, यू हैव टू डू समथिंग। उसको हमें रिमीडियल वर्क करना है, पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन। एंड एवरीथिंग टॉप 6 नीड टू बी वेरी इंपॉर्टेंट रिपोर्टेड। ये नहीं कि भाई मेरे दिल में सब कुछ है, मेरे जेहन में सब कुछ है। नहीं, दिल में और जेहन में नहीं है, कागज में आना चाहिए। क्लियर होगी मेरी बात जी? तो हमने देखा कि जनाब ये इन कामों के लिए, अगर हमने काम इनमें कोई भी काम करना चाहते हैं, तो अयान हम कौन सा मेथोडोलॉजी को पसंद करेंगे? टीटीएस को। क्लियर हो गया मेरी बात? अब अगर ये क्लियर हो गया, तो फिर मैं इसके ऊपर आके, अब मैं इसके आकर, जी ये आ गया। सबसे पहला काम, हम इसको लेते हैं, पीटीईएस को कॉपी करते हैं। ऑनलाइन बोलो, कर रहे हो कि नहीं मेरे साथ साथ? कॉपी लिंक, और कॉपी करने के बाद इसको हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। जी, तो ये आ गया आपका पीटीईएस का पेज। तो देखें जी, वही बातें साथ जो हैं, अगर आप इनमें इंटरेस्टेड हैं तो यू कैन गो देयर एंड, फॉर एग्जांपल इफ यू वांट टू लुक एट द इंटेलिजेंस गैदरिंग, you can click here and you can come to know about the different levels of information gathering, general understanding of what is this intelligence gather activities, for this the purpose of this document, blah blah. तो आप इसको यहां से ये चीजें पढ़ सकते हैं। तो हमें इन सबात की तरफ से यस सर जी, परफेक्ट, तो पुराना है, यस सर एंड यस सर, ओके जी, कर रहे हैं तो अच्छी बात है, दैट्स ग्रेट। तो जनाब हम इसके मेन पेज पे एक दफा फिर चले गए, और पहला चीज ये है कि जी दिस इज ओके। तो दिस पेज वाज लास्ट एडिटेड 16th August 2020 2014।
एज कंपेयर टू द लास्ट वन, वो 2010 में उसका लास्ट वर्जन आया था, ये हमें 2014 में मिल रहा है। अच्छी बात है। ओके, तो हम यहाँ पे आ, बता सकते हैं कि जी पीटीएस क्या है। इज ए कॉम्प्रिहेंसिव एंड स्ट्रक्चर्ड मेथोडोलॉजी दैट प्रोवाइड बेसलाइन फॉर कंडक्टिंग हाई क्वालिटी पेनिट्रेशन टेस्टिंग। ठीक है, okay. Developed by a team of experienced professionals, the goal of PTS is to standardize the process, helping organizations understand what the experts from pen test and guideline security testers to deliver consistent, valuable results. That is important. तो consistent नहीं है तो फिर इसका मतलब है मसला खराब है। क्लियर हो गया? तो जनाब हम यहाँ पे आके अब यहाँ पे हम देखना चाहते हैं कि क्या लिखा हुआ है जी। पहला क्वेश्चन क्या है? शाबाश। पहला क्वेश्चन है हम पे कि जनाब क्वेश्चन ये है कि वर्जन पूछ रहा है, व्हाट इज द लेटेस्ट वर्जन ऑफ द स्टैंडर्ड। तो जनाब आप आए अपने टास्क पे और यहाँ पे देखें, दिस वर्जन कैन बी कंसिडर्ड एज वर्जन 1.0 as a core element of standards are solidified and has been road tested। यानी कि वर्किंग सिस्टम पे रोड टेस्टेड का मतलब क्या होता है? बताइए कि दैट इज बीन टेस्टेड ऑन द वर्किंग सिस्टम्स, यानी ऑपरेशनल सिक्योरिटी फॉर ओवर एन ईयर थ्रू द इंडस्ट्री। अब वर्जन 2 इज इन वर्क सून। इस वक्त वर्जन 1 है और कहता है कि जनाब इसका वर्जन 2 जो है एक्सपेक्टेड सून and will provide more granular work in terms of levels as intensity levels and blah blah। हो जाएगा सवाल का जवाब? इस वक्त कौन सा वर्जन है इसका एंड सून कौन सा एक्सपेक्टेड है? वर्जन 2। तो देख लेते हैं यहाँ पे इसके आंसर में, ये देख लें, वो भी कह रहा है द टाइम ऑफ राइटिंग वर्जन 1, वर्जन 2 इज इन वर्क। फिर कहता है कि जी 7 मेन सेक्शन बताओ पीटीईएस के। कितने? तो जनाब आप यहाँ पे आए तो क्या ये 7 लिखे हुए हैं? ठीक है क्या? फिर क्या फरमाता है? फिर क्या फरमाता है कि जनाब व्हाट इज द स्टेटेड पर्पस ऑफ द पीटीईएस। स्टेटेड पर्पस ऑफ, अगेन हर एक का पर्पस हम ढूंढने की कोशिश करते हैं, तो उसने हमें एक हिंट दे दिया कि फैक्ट्स में जाके देख लो आपको स्टेटेड पर्पस मिल जाएगा। तो अगर मैं यहां पे जाऊं और यहाँ पे एक क्वेश्चन प्रॉब्ली मौजूद है, ओ यस, वेरी नाइस। तो ये हमें 7 जो इसके पार्ट्स हैं वो आफ्ताब ने हमें बता दिए कि जी 7 मेन सेक्शन पीटीईएस के क्या है जनाब। उसके बाद हमें कहा जा रहा है कि जनाब आप फैक्ट में जाओ, ये फैक्ट हमें नजर आ रहा है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, ये आ गया। और यहाँ पे वो कहता है कि जनाब क्या प्रोवाइड करो, इसका मेन पर्पस। और आपके लिए यहाँ पे मैंने इसको किया हुआ है कि जी मेन पर्पस क्या, प्रोवाइड बोथ बिजनेसेस एंड सिक्योरिटी सर्विस प्रोवाइडर्स। यानी क्लाइंट्स, बिजनेसेस क्लाइंट्स हैं और सर्विस सिक्योरिटी सर्विस प्रोवाइडर्स आप लोग हैं, with a common language and scope for performing penetration testing and security evaluation। यानी कि आपके दरमियान में सिक्योरिटी प्रोवाइडर्स, सर्विस प्रोवाइडर्स के तरफ के, और जो बिजनेस हैं, स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, बैंक्स हैं, आर्मी है, पुलिस है, एफआईए है, इंटेलिजेंस है, उनके दरमियान एक कॉमन लैंग्वेज है, यानी दोनों इसको एक्सेप्ट करते हैं, मानते हैं। ठीक हो गया? तो यहां से आप इसको करें कॉपी। अच्छा इतनी खामोश क्यों है? कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब काम करोगे ना इस फील्ड में, फिर आपको इसका फायदा समझ आएगा कि जी मुझे अगर ये चीजें ना आती हो तो क्या नुकसान होगा, और आती हैं तो मुझे क्या एडवांटेज है। एनीहो, तो जनाब अस्सलाम वालेकुम सर, समझ आ रही है? ओके नाइस।
और ये आयशा ने मुझे करके कब ला के दो रही हो, मुझे हार्ड कॉपी कब दोगी, तुम तो यहाँ यूनिवर्सिटी में ही होती हो। अच्छा जनाब। जी। सवाल ये पूछा गया कि आ, फिर देखता हूं यहाँ पे कि क्या सवाल है। अनिया, सवाल अयान का ये है कि अगर हम पेन टेस्टिंग कर रहे हैं तो क्या हमारे लिए कौन सी, उनका क्वेश्चन ये होना है कि कौन सी मेथोडोलॉजी हम इस्तेमाल करें। यानी कि हम अभी मिसाल तो हमने ऑस्टम पढ़ लिया, पीटीएस पढ़ लिया, हमने लास्ट वीक अगर आप याद रखें तो मीट्रिक अटैक भी पढ़ा था। तो इसका मतलब 3 मेथोडोलॉजीज हम अभी तक देख चुके हैं। हमने अपने देखे ना, मिसाल के तौर पे एग्जाम्पल आपको ये देता हूं कि आप एक मेडिकल स्पेशलिस्ट के पास चले गए और उसने आपको चेक किया। अब वो आपको कहेगा कि आपका मसला जो है, आप किडनी का आपका मसला है, आप किडनी के डॉक्टर के पास चले जाएं। अगर आपका मिसाल के चेस्ट का मसला है तो वो आपको चेस्ट स्पेशलिस्ट के पास भेज देगा। अगर आपकी हड्डियां टूटी हुई हैं तो वो अपने पास नहीं रखेगा, कहेगा आप बोन्स के डॉक्टर के पास चले जाएं। तो इसी तरह अभी जैसे आपको मैंने बताया कि ये पीटीए जो है ये इन 7 चीजों के लिए आपको मददगार है। अगर आपका काम इन 7 का चीजों में है तो यू विल बी टेकिंग दिस, यू विल बी यूजिंग दिस मेथोडोलॉजी। यानी फिर आप इसका मतलब चेस्ट डॉक्टर के पास चले गए। लेकिन अगर आपका काम मिसाल के तौर पे, क्या मैंने अभी यहाँ पे वेब की बात की है? नहीं की। वो भी पेन टेस्टिंग है ना, वो भी पेन, वेब भी एक सर्विस है, ईमेल भी एक सर्विस है, डेटाबेस भी एक सर्विस है। तो आपको जो भी आपका आपका क्लाइंट काम देगा, भी हमने कहा बिटवीन द बिजनेसेस एंड दिस दी सिक्योरिटी एनालिस्ट। तो आपका रोल सिक्योरिटी एनालिस्ट का है, दूसरी तरफ बिजनेस है, बिजनेस के मुख्तलिफ मसाइल हैं, उसकी मुख्तलिफ बीमारियां हैं, उसकी बीमारी देख के आप उसको प्रॉपर मेथोडोलॉजी के तरफ इशारा करोगे। फिर आपका स्टाफ उस मेथोडोलॉजी को इस्तेमाल करके उसका मसला हल करेगा। अब बात फिर होगी। लेकिन अगर आपको मेथोडोलॉजी का पता ही नहीं है कौन सी है, तो फिर तो आप उसे कहेंगे हकीम साहब के पास चले जाओ, वो आपको स्पोल देगा। ठीक। जी, तो यहाँ पे क्या क्वेश्चंस हैं? वालेकुम अस्सलाम, यस सर, समझ आ रही है। गुड। ट्यूसडे को सर, चलें जी। तो आयशा ने तो वादा कर लिया कि जुमेरात मंगल को वो ला के मुझे देगी। गुड। मैं इसका इंतजार करूंगा। तो वो कहता है कि जनाब, विच व्हाट डॉक्यूमेंट स्पेसिफाइड टूल्स एंड टेक्निक्स टू बी यूज्ड इन द 7 sections ऑफ द टेस्ट। क्या क्वेश्चन कर रहे हैं? व्हाट इज दी, व्हाट डॉक्यूमेंट्स। हाँ, व्हाट डॉक्यूमेंट specifies tools and techniques. What document is that's very important. Now आपको बीमारी का पता चल गया, अब आपको क्या चाहिए? टूल्स एंड टेक्निक्स। अगर मिसाल के तौर पे हम यहां से इसको कॉपी करें और अभी हमने मैनुअल खोला हुआ है, मैनुअल में जाके देखें तो विल फाइंड कि जी इस गाइडलाइन, इसका नाम ये है पीटीएस टेक्निकल। और कहाँ है ये देख लो, अभी आपको दिखा देते हैं। ये बैक पे आओ, मेन पेज पे, और ये है जनाब एट द बॉटम टेक्निकल गाइडलाइंस। यहां से आपको टूल्स और की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। टूल्स रिक्वायर्ड फॉर व्हाट पर्पस? फॉर मैक, फॉर लिनक्स, फॉर विंडोज, फॉर 802.11, और फॉर ऑपरेशन इंटेलिजेंस, जिसको ऑसेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं?
जो अभी हमने बात की थी इंटेलिजेंस ऑपरेशन इंटेलिजेंस गैदरिंग, इस पे हम पूरी एक लैब करेंगे, हम इंटेलिजेंस गैदर करेंगे। तो देखें ये सारी चीजें आपको बता रहा है अबाउट दी अबाउट सोशल नेटवर्किंग, अबाउट ईमेल एड्रेसेस, इंटरनेट फुटप्रिंटिंग, सोशल नेटवर्क्स। सोशल नेटवर्क में क्या, न्यूज ग्रुप, मेलिंग लिस्ट, चैट रूम्स, फोरम्स, लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, कोड गैदरिंग। तो कहने का मकसद है कि देखिए अब आपको पता चल गया कि आपको अगर किसी भी इसकी इंफॉर्मेशन चाहिए, टूल्स और टेक्निक्स के बारे में, तो यू विल बी यूजिंग द पीटीएस टेक्निक, पीटीएस टेक्निकल गाइडलाइन। कुछ बात समझ आ रही? तो अभी तक तीन हो गई, चौथी की तरफ जाते हैं जी। चौथा इज ओसैप। किस पर्पज के लिए है? वेब के लिए। ये किसके लिए है? वेब के लिए। तो एक दफा फिर मैं लेडीज एंड जेंटलमैन यहां पे आता हूं सर्वे पे। सर्वे पे आके मैं चला जाता हूं इस पे। तो ओसैप OWASP क्या है? इज ए वेब सिक्योरिटी टेस्टिंग गाइड। अगर आप मिसाल तो अपने ईमेल को चेक करना है, आपने कोई आप प्रिविलेज एस्केलेट कर रहे हैं, एक्सेस ले रहे हैं, नहीं, ये उसके लिए नहीं है। ये सिर्फ किसके लिए है? वेब सिक्योरिटी। तो कहता है इट इज ए कॉम्प्रिहेंसिव गाइड फोकस्ड ऑन वेब एप्लीकेशन टेस्टिंग। कहता है कि जनाब इट इज ए कंपाइलेशन ऑफ मेनी इयर्स ऑफ वर्क बाय ओसैप टीम। यानी कि ये कोई ए नहीं हुआ कि रात को सोए, सुबह उठे तो 4 पेजेस लिख दिए कि जी ये इस्तेमाल करें। कहते सालों अपने काम करके तो ये आपके सामने लाए हैं। फिर क्या? तो कहता है कि जी ओसैप का ये जो वेब सिक्योरिटी टेस्टिंग ग्रुप है, व्हाट इज WSTG, वेब सिक्योरिटी टेस्टिंग ग्रुप, कवर्स हाई लेवल फेजेस ऑफ द वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी टेस्टिंग एंड डिग्स डीपर इनटू टेस्टिंग मेथड्स। मिसाल के तौर पे, यू मे हैव हर्ड अबाउट द एसक्यूएल इंजेक्शन, you may have heard about the cross-site forgery, you may have heard about the cross-site scripting, where they can be applied to the webs। तो इसके बारे में you will have the here। और मैं इससे पहले यहां पे कुछ मैसेजेस आए हैं, उनको देखने के साथ ही आफ्ताब, टूल्स एंड टेक्निक रिक्वायर्ड, जी बिल्कुल, और अलॉट, ऑपरेटिंग सिस्टम्स लिनक्स। जनाब तो उन्होंने हमें उसका लिंक भेज दिया। तो वर्जन 4.2 इज करंटली अवेलेबल, ये भी अच्छी बात हमें बता दी। करंट डेवलपिंग रिलीज दिस, किसके लिए हमें बता रहे हैं? पीटीएस के। नहीं, पीटीएस का तो वर्जन 1 है इस वक्त, और वर्जन 2 आने वाला है, 4.2 नहीं है। आफ्ताब और सर इधर चला गया, क्योंकि यहाँ तो ये पीटीएस टेक्निकल पे बात कर रहा था। अच्छा उसके बाद ये कहा, अच्छा ठीक है जी, करंटली डेवलपिंग रिलीज फॉर 5.0। तो अभी हम इस पे आते हैं उस ऐप पे। लेकिन मैं एक चीज जो यहाँ पे नहीं है, मैं उसको भी दिखाना चाहता हूं, और वो है ओसैप टॉप 10, OWASP टॉप 10, ये जो खुद ही आ गया। दो हजार सत्रह की और ये 2021 की। तो आप देख, एक चीज आप देख के कर रहे हैं कि कुछ चीजें नहीं है, और काफी ज्यादा चीजें 17 वाली ही 2021 में है। ये जो आपको नजर आ रहा है कि जी ये इनसिक्योर डिजाइन या सॉफ्टवेयर एंड डेटा इंटीग्रिटी फेलियर, ये कुछ नहीं है, सर्वर साइड रिक्वेस्ट फॉर्जरी। लेकिन कुछ जो है, मिसाल के तौर पे अगर पिछले साल नंबर 5 पे थी, इस साल नंबर ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल, क्रिप्टोग्राफिक फेलियर, इंजेक्शन, इनसिक्योर डिजाइन वगैरह वगैरह। तो ये वो वुलनरेबिलिटीज हैं जो कि इस वक्त वेब में हैं।
और ज्यादातर जो कह रहा है कि क्या 95% 94% एप्लीकेशन वर टेस्टेड एंड सम फॉर्म ऑफ ब्रोकन, उसमें ये पाया गया 94% में ये ये मसला पाया गया, ये वुलनेबिलिटी पाई गई। आप भी चेक करें कि आपके सिस्टम में तो नहीं है, आप भी तो 94% का हिस्सा नहीं है। तो लेकिन यहाँ पे हमारा मकसद है वेब सिक्योरिटी के टॉप 10 को या इनको डिस्कस करना नहीं है। हमारा मकसद इस वक्त ये है कि हम इसकी मेथोडोलॉजी की पर बात करें, हम इस पे बात करें। और इसके लिए जैसे आफ्ताब ने इसको कॉपी किया लिंक को, और इस लिंक को यहाँ पे पेस्ट कर दिया, और ये हमारे पास उसकी वेब सिक्योरिटी WSTG आ गया, WSTG वेब सिक्योरिटी टेस्टिंग ग्रुप टेस्टिंग गाइड। ठीक है मुश्ताक जी। सवाल ये है कि क्वेश्चन ये किया गया है कि इसलिए मैंने अगर अगर आपको शायद याद हो सकता है मैंने ये बात ना भी की हो, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन कई दफा मैं एक बात कर चुका हूं कि बाकी फील्ड जो है वो उसमें हमें एक फील्ड का एक्सपर्ट बनना पड़ता है, लेकिन जब हम साइबर सिक्योरिटी में आते हैं तो हमें मल्टीपल का एटलीस्ट नो हाउ होना जरूरी होता है। जैसे मिसाल के तौर पे अभी आपने देखा कि वो कहता है कि जनाब मिसाल तो अगर मैं नेटवर्क का बंदा हूं तो मुझे बस मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि मैं ये देख सकूं कि मेरा पाइप कनेक्टिविटी जिसे कहते हैं, कनेक्टिविटी मेरे दूसरे के साथ है, इसका मतलब मेरा काम मुकम्मल है, मुझे आप इसके अलावा कुछ नहीं कह सकते। लेकिन अगर मैं वेब का बंदा हूं, सॉरी इसका बंदा हूं सिक्योरिटी का, मैं ये नहीं कह सकता कि जी लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम मेरा काम नहीं है, विंडोज मेरा काम नहीं है, मैक मेरा काम नहीं है, एंड्रॉइड मेरा काम नहीं है, या मेरी जो ये एप्लीकेशंस हैं जिसे वन ऑफ देम आपको आपने पॉइंट आउट किया वेब एप्लीकेशंस, इसमें मेरा काम नहीं है, नहीं। लेकिन ये कहना कि भाई कि मैं उसका डेवलपर, हर चीज का डेवलपर बन जाऊं, ये मुमकिन नहीं है। लेकिन मैंने कहा कि बेसिक नो हाउ हमें मुझे होनी चाहिए, ताकि मुझे समझ आ रही हो कि हो क्या रहा है, ताकि मैं उसमें से फ्लॉज को पॉइंट आउट कर सकूं। नॉलेज कह रहा हूं, लेकिन अगर आप उसके एक डेवलपर बन रहे हो, फिर आपकी आपकी स्किल्स जो है वो कुछ यानी कि अब देखा। अच्छा इसमें भी आपको बात बताऊं, जो यहाँ पे भी जब काम होता है तो दो तरह के होते हैं। एक होता है, मिसाल अभी आपको बताता हूँ जी, गिव मी अ मिनट। मैं यहाँ पे जाता हूँ पाइथन इंस्टीट्यूट पे, ये पाइथन इंस्टीट्यूट पे चला गया, और यहाँ पे मैं आके आपको ये देखो, ये है जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग। अब ये डेवलपर का काम है कि वो इन चीजों को सीखे, लेकिन टेस्टर जो है वो इनको इनको सीखे। ये नहीं, ये उसके उसका लेवल अलग है। तो यहाँ पे आपने आके इस लेवल को आके टेस्ट करना है कि जनाब किस तरह आप टेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप उसको देखेंगे जी किधर गलती है। बात समझ आ गई? तो लेवल डिफरेंट है। एनी वापस आते हैं जी। हम्म, तो हमने ऑलरेडी ये खोल लिया हुआ है सैप WSTG। अब आते हैं जी इसके, पहले तो ये क्या करता है, दिस प्रोजेक्ट प्रोड्यूसेस द प्रीमियर वेब सिक्योरिटी टेस्टिंग रिसोर्सेज फॉर वेब एप्लीकेशंस डेवलपर्स एंड सिक्योरिटी प्रोफेशनल। अगेन बताया कि वेब की तरफ जाना है, वेब को समझना है, वेब की सिक्योरिटी इंप्लीमेंट करनी है, वेब की सिक्योरिटी टेस्ट करनी है। तो अयान कौन से किसके ऊपर तकिया करेगा, OWASP का
वेब सिक्योरिटी टेस्टिंग गाइड। कहता है कि जी दिस वेब सिक्योरिटी टेस्टिंग गाइड इज ए कॉम्प्रिहेंसिव गाइड टू टेस्ट द सिक्योरिटी ऑफ वेब एप्लीकेशन एंड वेब। बस एक चीज का डॉक्टर है। ठीक है, ओके। अब अगर ये आपने समझ लिया यहां तक, तो हम वापस जाते हैं और इसके इसके मेथोडोलॉजीज के हम का वो कर रहे थे, और हम आ गए थे OWS इस पे। जी, तो हियर इज दी, सबसे पहला क्वेश्चन उसका क्या है, व्हाट इज द लेटेस्ट वर्जन ऑफ दिस WSTG स्टैंडर्ड। तो अगेन वर्जन, तो इसका मतलब मैं दोबारा इसके पास जाऊंगा और यहाँ पे ढूंढूंगा कि इसका वर्जन कौन सा है। तो वी आर करंटली डेवलपिंग रिलीज वर्जन 5.0, और करंटली क्या कहता है, वर्जन 4.2 इज करंटली अवेलेबल एज ए वेब होस्टेड रिलीज एंड PDF। यानी इसका मतलब करंटली कौन सा है, वर्जन 4.2, और डेवलप कौन सा हो रहा है, वर्जन 5। अब आपने यहां से भी थोड़ा सा ये देखना होता है कि ये 4 में थोड़ा सा इंक्रीज है, 4.2 है, लेकिन मेजर चेंज आने वाली है, क्योंकि 4.3 नहीं आने वाला, 4.4 नहीं आने वाला, 5 आएगा। यानी कोई मेजर चेंजेस आएंगी। ये जो नॉर्मल होता है ना कि 4.2 फिर कहते हैं 4.21 आ गया है, फिर 4.211 आ गया है, तो वो देखा जाता है कि चेंज कितना है, लेकिन 4 के बाद 5 आया है, मेजर चेंज। फिर क्या फरमाता है जी, कहता है जी एक्सेस दी करंट स्टेबल वर्जन। स्टेबल वर्जन कौन सा है इस वक्त करंट, आपने 4.2 का। कहता है व्हाट आर द 5 फेजेस ऑफ द वेब सिक्योरिटी टेस्टिंग फ्रेमवर्क। 5, इस स्टेबल वर्जन में 5 फेजेस हैं, वो ढूंढ के बताओ। तो ये है आपका वर्जन 4.2, और ये है जनाब इसके 5 5 4.2 पॉइंट, ये 2 है ओसाप का, और फिर यहां से ओसाप का टेस्टिंग फ्रेमवर्क। ये जी फिर ये 5 फेजेस हैं। नंबर 1, phase 1 before development, during definition and design, during development, during deployment, during maintenance and operation। बात भी समझ आ रही है, डेवलपमेंट से पहले, जब डेवलप, ड्यूरिंग डिजाइन, देन डिजाइन हो गया तो डिजाइन के बाद क्या करोगे, डेवलपमेंट होगी, डेवलपमेंट कर लिया तो फिर क्या करोगे, डिप्लॉय करोगे, डिप्लॉय कर दिया तो फिर उसकी मेंटेनेंस एंड ऑपरेशन करोगे, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस करोगे। तो दैट इज दी OSAP वेब सिक्योरिटी टेस्टिंग फ्रेमवर्क। अब अगर आप इसमें और भी इंटरेस्टेड हैं, जो कि होने चाहिए, अगर इस एरिया को आप मोस्टली वो कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बनते हैं जो कि पेनिट्रेशन टेस्टिंग कर रही है, तो मोस्टली टीम्स बना देते हैं, ग्रुप्स बना देते हैं, हर ग्रुप एक खास एरिया को टारगेट करता है। तो अगर आपको वेब मिल जाता है एज ए टारगेट, तो दैट्स ग्रेट। तो हमें एक और वो है, और है ये आफ्ताब की तरफ से, जी एज ए वेब डेवलपर वी नीड टू लर्न दिस फॉर बेटर डेवलपमेंट। जी बिल्कुल ठीक है, कि डेवलपर को भी ये आना चाहिए और टेस्टर को भी ये आना चाहिए, पेनिट्रेशन टेस्टर को भी। जी जी, अच्छा सवाल किया हसनैन ने, कि जनाब अगर अगर ये डेवलपर ये सीख गया तो फिर हमारा क्या काम होगा, हम क्या करेंगे। तो जनाब ये आपके डेवलपर, अगेन उसका मेन एम्फेसिस क्या है, डेवलपमेंट। तो वो ज्यादा किस चीज को सीखेगा, डेवलपमेंट को। वो इस चीज पे उसका एम्फेसिस थोड़ा सा कम होगा। आपका एम्फेसिस किस पे होगा, डेवलपमेंट, बिल्कुल नहीं, आपका एम्फेसिस ज्यादा इस पे होगा। तो इसका मतलब वो फिर भी ये करते हुए गलतियां करेगा,
और गलतियां करेगा तो हसनैन उसको पकड़ेगा, कहेगा जी तुमने ये गलतियां कर दी हैं, अब पैसे दो। समझ आ गई? क्लियर होगी बात? यूसुफ समझ आई थी सवाल की? कि वो कहता है कि अगर वर्किंग जो डेवलपर है उसी ने WSTG समझ लिया, पढ़ लिया, मास्टर हो गया, तो फिर वो गलती ही नहीं करेगा, तो फिर मेरा काम कहां से आएगा? तो हमने कहा क्योंकि वो डेवलपर है, उसका मेन इंफोसिस ऑन डेवलपमेंट है, वो इस काम को जल्द अज जल्द निपटाना चाहता है, उससे कहीं ना कहीं गलती होगी, इंसान है। तो आपने वो गलती ढूंढ के, जैसे एक स्टूडेंट था मेरा, स्टूडेंट थी या मुझे अभी याद नहीं है कि फीमेल थी कि मेल था, तो वो कह रही थी कि मैं किसी कंपनी में काम कर रही हूँ या कर रहा हूँ और एज ए टेस्टर हूँ, यानी कि डेवलपमेंट का काम जब कंप्लीट हो जाता है तो फिर वो एप्लीकेशन हमारे वाले हो जाती है। तो कहती है जी ये डेवलपर हमसे बड़ा कुड़ते हैं। क्यों? कहते हैं जी हम कीड़े निकालते हैं, यानी हम उनमें से बग्स निकालते हैं। मतलब अगर आपने कोई वर्जन चेंज किया उससे भी आ सकती है, बिल्कुल ठीक कहा आपने। ये भी हो सकता है कि अभी तक किसी ने एक मसला तो था, किसी की नजर से नहीं गुजरा, इसको कहते हैं 0 डे। वो आपके लिए 0 डे बन जाता है कि आप कहते हैं अच्छा ये काम भी तो यहाँ हो सकता है, लेट्स ट्राई, एंड यू फाइंड कि जी ओ देयर इज अ वल्नरेबिलिटी हियर एंड दैट कैन बी एक्सप्लॉइटेड। ऑलवेज एवरी डे द पीपल आर, जैसे आपने कहा कि जी आउट ऑफ बॉक्स सोचना पड़ेगा, तो दैट इज समथिंग विच इज ऑफ इंटरेस्ट। वो आउट ऑफ बॉक्स सोच के खामी निकालेगा, हम आउट ऑफ बॉक्स सोच के उस खामी को फिर रोक देंगे, फिक्स करेंगे, पैच लगाएंगे। हम भी आउट ऑफ बॉक्स सोचेंगे, दोनों तरफ आउट ऑफ बॉक्स सोचेगा, जो आउट ऑफ बॉक्स सोचेगा वो इस तरफ कामयाब होता है। यहाँ लकीर का फकीर नहीं चलता। क्लियर हो गया भाई जी? ठीक है, आफ्ताब हमें नई नई बातें, अच्छी अच्छी बातें बताता है। आदो है वो जूनियर, मेरे ख्याल से वो सेकंड या सेमेस्टर का है या थर्ड सेमेस्टर का है। एनी वापस आते हैं जी। तो आपने देख लिया क्या 5 फेजेस क्या है। फिर उसके बाद वो कहता है कि व्हाट इज द अगेन पर्पस ऑफ दिस ग्रुप, व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस ग्रुप। तो अगेन गो टू हियर एंड फाइंड द पर्पस ऑफ दिस। ये तो वर्जन वर्जन के ऊपर हम आ गए थे, हम यहाँ पे इसका पर्पस ढूंढते हैं। This is the comprehensive guide for पर्पस क्या है? टेस्टिंग द सिक्योरिटी ऑफ वेब एप्लीकेशन एंड वेब सर्विसेज। कौन सी है जी? टू प्रोवाइड ए कॉम्प्रिहेंसिव गाइड, हाँ, टू प्रोवाइड ए कॉम्प्रिहेंसिव गाइड फॉर टेस्टिंग एंड सिक्योरिटी ऑफ वेब एप्लीकेशन एंड सर्विसेज। बस, दैट इज द गोल, दैट इज द पर्पस। इज इट क्लियर? अच्छा जी, उसके बाद फरमाता है कि व्हाट आर द 12 कैटेगरीज ऑफ एक्टिव tests defined in the OSAP web testing framework. 12 कैटेगरीज। तो जनाब 12 कैटेगरीज के लिए हम इसके फ्रेमवर्क पे फिर जाते हैं। किधर है फ्रेमवर्क? ये है फ्रेमवर्क, वर्जन 4.2 पे ही चले जाते हैं, और यहां पे ये कहता है कि जी 12 वो हैं जी। ढूंढो, नंबर 1 क्या है? इंफॉर्मेशन गैदरिंग 4.1। वेब सिक्योरिटी, वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी टेस्टिंग के लिए पहला स्टेप क्या है? इंफॉर्मेशन गैदरिंग। फिर 4.2 कॉन्फ़िगरिंग एंड डिप्लॉयमेंट मैनेजमेंट टेस्टिंग। फिर 4.3 क्या है? आइडेंटिटी मैनेजमेंट टेस्टिंग। नंबर 4 क्या है? ऑथेंटिकेशन टेस्टिंग।
नंबर 4 ऑथराइजेशन टेस्टिंग। नंबर 6 क्या है? सेशन मैनेजमेंट टेस्टिंग। 7 क्या है? इनपुट वैलिडेशन। जब ये मोशन नहीं करता है इनपुट वैलिडेशन, तो एसक्यूएल अटैक आता है, एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक आता है। इसी तरह 7 पे क्या है? टेस्टिंग दी, वो आ गया इनपुट वैलिडेशन टेस्टिंग के बाद टेस्टिंग दी एसक्यूएल इंजेक्शन। ये जस्ट उसकी एग्जांपल दे रहा था। 8 पे जाके देखो तो नजर आ रहा है कि टेस्टिंग ऑफ एरर हैंडलिंग। जलाल को समझ आ रही है? तो आपको ये लाजमी तौर पे एक एक मेथोडोलॉजी पर अगर हम पढ़ना शुरू कर दें तो पूरा सेमेस्टर गुजर सकता है। हमारा मकसद इस वक्त एक इंट्रोडक्शन लेना है कि भाई दुनिया कैसे काम कर रही है, और जब भी हमें जरूरत होगी, मिसाल के तौर पे अगर मुझे जरूरत पड़ गई इनपुट वैलिडेशन टेस्टिंग की, क्या मुश्किल है, मैं इसको क्लिक करूंगा और इसको पढ़ लूंगा। जब मुझे कहा जाएगा मैं इसको पढ़ लूंगा। हर एक के लिए मेरे पास, जैसे मिसाल दो भाई, अभी मैंने कहा टेस्टिंग द एसक्यूएल इंजेक्शन। हम जब एसक्यूएल इंजेक्शन पढ़ेंगे हमें यहाँ से पढ़ लेंगे कि एसक्यूएल इंजेक्शन टेस्टिंग चेक इफ इट इज पॉसिबल टू इंजेक्ट डेटा into an application so that it executes a user controlled SQL query in the database। ये पढ़ेंगे, हमें मसला नहीं, लेकिन हमें आइडिया तो हो ये सब कुछ बलाएं हमारे लिए खड़ी हैं। इसलिए जलाल को और आफ्ताब को डरना नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना, नहीं समझना कि ये कोर्स तो मेरे करने का है ही नहीं, मेरे से ऊपर ऊपर की दुनिया की बातें हैं, नहीं, ये आप लोगों के लिए है। ओके, क्यों आयशा, क्यों इकरा? A penetration tester, we can learn only one thing like OSAP this, or we should need to learn other testing methodologies for the other task। जी बिल्कुल आपने ठीक कहा, एक से गुजारा नहीं होगा, एक से गुजार, वो कहता है सिर्फ बस ओसैप कर लूं, TWSG कर लूं काफी, या नहीं औरों के भी? इसके मतलब या तो अगर आपने आज से ये डिसाइड कर लिया कि मुझे और किसी अटैक पे काम नहीं करना, तो जूनियर बंदा ये बात नहीं कर सकता। जैसे मिसाल के तौर पे आपने देखा होगा कि जब आप एमबीबीएस करते हैं, मिसाल के तौर पे, तो आप उसको नहीं कह सकते हैं नहीं मैं तो एनाटॉमी नहीं पढ़ता, मैं तो साइकोलॉजी नहीं पढ़ता, मेरा मैं मरीजों के इस चीजों के साथ नहीं डील करूंगा। वो कहता है डील करोगे नहीं करोगे, ये पढ़ोगे। अब जब पढ़ लोगे फिर आप डिसाइड करोगे कि मुझे किस एरिया में स्पेशलाइज करना है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको बाकियों का पता होना जरूरी नहीं है। तो इसलिए आफ्ताब, औरों हम ये जितनी हम पढ़ रहे हैं, कम से कम हम ये 4 5 6 जो हमारे पास हैं, कम से कम इनके नॉलेज तो हमारे पास ब्रीफ सा हो, लेकिन हो सही। ओके जी, तो हमने आफ्ताब के सवाल का जवाब दे दिया, लेकिन आयशा ने और उन्होंने हमें कोई जवाब नहीं दिया। हम आगे बढ़ते हैं कि जनाब अगला क्या है। फिर कहता है कि अब आ जाओ, कहता है मीट्रिक पे, ये हमने लास्ट टाइम भी किया था। कहता है जी अब गैदरिंग इंफॉर्मेशन अबाउट मीट्रिक अटैक। फिर कहता है कि जी मीट्रिक अटैक इज डिटेल्ड नॉलेज ऑफ, ओ हमने यही चीज पढ़ी थी। मीट्रिक में क्या चीज मिलेंगी? टैक्टिक्स, टेक्निक्स एंड प्रोसीजर्स that have been gathered from real attacks। कहता है ये जो मैंने ये आपको टैक्टिक, टेक्निक्स और प्रोसीजर बता रहा हूं, ये किसी किताबी नहीं है, रियल अटैक से ये चीज बात सामने आई हुई है। इट इज नॉट ए मैनुअल और स्टैंडर्ड regarding how to conduct penetration test, how a penetration tester can use it for ideas and guidance about how to exploit vulnerabilities as part of the test। अगेन कहता है इसको कॉपी करो, इसको कॉपी करो और आपके पास इसको ओपन कर लो, तो ये आपका मीट्रिक अटैक आपके सामने आ गया। क्लियर है? तो 2 जवाब आए हुए हैं, यस सर। ओके, देखिए आफ्ताब ने पहले से ढूंढ लिया कि वर्जन 17.1 है। आफ्ताब आप लोगों से आगे आगे भाग रहा है।
तो कहता है कि जनाब इस वक्त इसका वर्जन जो है वो 17.1 है। तो अगेन इज इट ग्लोबली एसेसिबल, यानी ओपन, ग्लोबली स्टैंडर्ड नॉलेज बेस फॉर एडवर्सरी टैक्टिक। ये एडवर्सरी किसे कहते हैं? अटैकर, हैकर। तो कहता है आपके हैकर की जो टैक्टिक्स हैं, टेक्निक्स हैं, उसके बारे में आप यहां पे पढ़ सकते हैं। और कहता है कि जी ये कोई किताबी मफरूजे नहीं है, दीज आर फ्रॉम रियल वर्ल्ड ऑब्जर्वेशन, फ्रॉम रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन। फिर कहते हैं द अटैक नॉलेज इज यूज्ड एज ए फाउंडेशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ टेक मॉडल्स एंड मेथोडोलॉजीज इन द प्राइवेट सेक्टर, इन द गवर्नमेंट एंड द सर्विस सर्विस कम्युनिटी। क्लियर हो गया मेरी बात जी? तो आप इसको भी कंप्लीट करें। आखिरी ये मीट्रिक, इसमें पहले भी कराया हुआ है, दोबारा भी रिसोर्स में जाएं, ब्ला ब्ला करें, तो दैट विल बी कंप्लीटेड। तो इसको कब तक आप लोग सबमिट करने की सोच रहे हैं खालिद? मंडे को? आज संडे है, यानी कल तक हो जाएगा। तो खालिद ने कहा कि जी 24 घंटे से मोर देन एनफ। आप लोग क्या कहते हैं यूसुफ और मुश्ताक? थर्सडे को? आपने दूसरा एंड पकड़ लिया। नेक्स्ट वीक तैयार होगा? क्या ख्याल है जी आप दोनों? आपने तो उससे भी आगे निकल गए, उन्हें तो इसी वीक में कहा कि जी जुमेरात तक कर लेंगे। इधर क्या कह रहे हो? हफ्ता तो नहीं कह रहे हो? अब तो आखिरी डेडलाइन पे बात पहुंच गई है। इतना तो इसका मतलब है कि चलें जुमे तक इसको कंप्लीट करें, क्योंकि हफ्ते तक नहीं छोड़ते कि उसमें हम नया काम शुरू कर देंगे। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, नेक्स्ट वीक नहीं, टिल फ्राइडे इसको कंप्लीट करें। ठीक है? कोई क्वेश्चन ऑनलाइन स्टूडेंट्स? तो अगले बार ये चैप्टर खत्म हो गया है, तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब चैप्टर खत्म होता है तो एक मोहब्बतनामा शुरू होता है। तो वो मोहब्बतनामा हम पहला मोहब्बतनामा मिलजुल के करेंगे, इसलिए ताकि आपको एक आइडिया हो जाए। ठीक है? फिर हम आहिस्ता आहिस्ता इसको और साथ ही ये सिर्फ ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट का होगा। फिर हम चले जाएंगे प्लानिंग एंड, विच इज अबाउट प्लानिंग एंड स्कोपिंग, पेनिट्रेशन टेस्टिंग, असेसमेंट। और फिर उसके बाद ये स्टार्ट हो जाएगा आपके पसंदीदा वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग, इंफॉर्मेशन गैदरिंग, और फिर सोशल इंजीनियरिंग अटैक्स, वायरलेस एंड वायर्ड अटैक्स। तो ज्यादा प्रैक्टिकल टास्क में आप इन्वॉल्व होते जाएंगे, लेकिन आई होप कि आपको ये भी अच्छा लग रहा है। तो हमारा अगला टास्क क्या होगा? विल बी टॉकिंग अबाउट दिस टेस्ट विच इज ऑफ हाईली 15 मिनट्स प्रॉब्ली जी। तो उसमें किस किस्म के क्वेश्चंस होंगे? उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, कुछ मल्टीपल टाइप का आपको हमें मिलेंगे, तो हम कंप्लीट कर देंगे। कहता है कि जी टेस्ट कंसिस्ट ऑफ 25 क्वेश्चंस और 75% पे पासिंग है। लेकिन पहला टेस्ट हम मिलके करेंगे ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हाउ। ठीक है? तो जनाब यहाँ पे ऑनलाइन वालों ने बड़ी बातें लिखी हुई हैं। वुड बी डन बाय द एंड ऑफ द डे। ओके, कर लें। यस सर फ्राइडे। नो सर, नो सर, ऑल क्लियर, वेरी इंफॉर्मेटिव लेक्चर, थैंक यू जुबैर। मॉड्यूल 1 finished? Yes, module 1 finished, gentlemen. So inshallah next week we'll be meeting with the module 2, and we'll also be doing this test यहीं पे करेंगे। ऑनलाइन वाले अपने घरों पे करेंगे और आप लोग मेरे साथ यहाँ पे करेंगे, मिलके करेंगे, ताकि पहले टेस्ट में हमारी तैयारी हो जाए, फिर हम अगले टेस्ट खुद खुद करेंगे। क्लियर एवरीवन? तो चलें जी, एंजॉय योर वीकेंड नाउ, स्टार्ट enjoying, have a nice weekend, happy learning, thank you very much. थैंक यू आफ्ताब, हिना, जारोक, दावर, मुझे ये नाम क्लियर नहीं हो रहा, आयशा, जुबैर, एवरीवन, थैंक यू।